चेतन भारत लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं उस विषय का नाम है मुद्रास्फीति, यानी कि महंगाई, दाम वृद्धि। अब देखिए, महंगाई के बारे में हम सभी चर्चा करते हैं। हर एक व्यक्ति महंगाई के बारे में चर्चा करता है क्योंकि महंगाई हम सभी के जीवन को प्रभावित करती है। पर महंगाई को तकनीकी रूप से बहुत कम लोग समझते हैं। बतौर अर्थशास्त्री अब आपका यह उद्देश्य है कि महंगाई को अब आप तकनीकी रूप से समझिए। साधारण व्यक्ति का जो बोध है महंगाई को लेके, उससे काम नहीं चलेगा आपका। अब आपको तकनीकी रूप से महंगाई को समझना पड़ेगा। और आज ही के लेक्चर में हमारा यह प्रयास होगा कि महंगाई को आप तकनीकी रूप से समझ पाएं। ठीक है, तो महंगाई को अच्छे से समझेंगे, तकनीकी रूप से समझेंगे आज के लेक्चर में। चलिए, अब आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं महंगाई या मुद्रास्फीति से संबंधित, तो एक बार नजर डाल लेते हैं विषय सूची पे। हमारी विषय सूची क्या होगी आज के लेक्चर की? देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे मुद्रास्फीति की अवधारणा। इसे मुद्रास्फीति ही क्यों कहते हैं? इसे हम महंगाई ही क्यों नहीं कह देते, या दाम वृद्धि क्यों नहीं कह देते, मूल्य वृद्धि क्यों नहीं कह देते, है ना? मुद्रास्फीति शब्द से क्या प्रयोजन है, कि मुद्रास्फीति शब्द को क्यों प्रयोग किया गया है ना? मुद्रास्फीति शब्द, तो मुद्रास्फीति होता तो आम भाषा में महंगाई ही है, पर फिर भी मुद्रास्फीति कहने का एक विशेष उद्देश्य है इसे। ठीक है, तो हम उसकी बात करेंगे, मुद्रास्फीति होती क्या है। फिर हम बात करेंगे मुद्रास्फीति के कारणों के बारे में, कि मुद्रास्फीति क्यों होती है, महंगाई क्यों होती है। फिर हम बात करेंगे वास्तविक ब्याज दर और वास्तविक वेतन की अवधारणा। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, या पिछले से पिछले लेक्चर में बताया था, कि जो ये शब्द हैं वास्तविक और नॉमिनल, जो जीडीपी के साथ जिनका हम प्रयोग कर रहे थे, ये आगे भी प्रयोग होगा इनका। वास्तविक और नॉमिनल शब्दों का प्रयोग बार बार होगा। तो आज हम बात करेंगे ब्याज दर की, थोड़ी सी ही बात करेंगे ब्याज दर की, उसमें वास्तविक शब्द और नॉमिनल शब्द का प्रयोग होगा। देखना, तो मैं आपको बताऊंगा वास्तविक ब्याज दर क्या होता है, वास्तविक वेतन की अवधारणा क्या है, वास्तविक वेतन क्या होता है ना, और उस पर मुद्रास्फीति का क्या असर पड़ता है। ठीक है, चलिए फिर हम करेंगे मुद्रास्फीति से जुड़े महत्वपूर्ण अवधारणाएं। बहुत सारे ऐसी अवधारणाएं हैं जो मुद्रास्फीति से ही संबंधित हैं, जिन पे से प्रश्न पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं, तो उन अवधारणाओं से हम परिचित होंगे। फिर हम बात करेंगे फिलिप्स वक्र की। देखिए, फिलिप्स वक्र ना संबंध बताता है मुद्रास्फीति के बीच और बेरोजगारी के बीच। तो बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच का जो संबंध है उसे हम फिलिप्स वक्र से समझ सकते हैं। तो यह वक्र भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। फिर हम बात करेंगे मुद्रास्फीति के मापदंड। हमारे देश में मुद्रास्फीति को मापा कैसे जाता है? आप सभी ने सुना होगा सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, है ना? एक मापदंड तो हम पिछले से पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, जिसका नाम है जीडीपी डिफ्लेटर, है ना? वो तो हम कर चुके हैं। पर आज हम जो मापदंड सरकार जिनका प्रयोग करती है, जिन मापदंडों का, उनसे परिचित होंगे। तो जीडीपी को मापने, मुद्रास्फीति को मापने के लिए जो मापदंडों का प्रयोग होता है, उनसे हम परिचित होंगे मुद्रास्फीति के मापदंड वाले उपविषय में। और अंत में मैं आपसे बात करूंगा मुद्रास्फीति के प्रभावों के बारे में। हमारी देश की अर्थव्यवस्था पे मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव है? हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसके बहुत सारे अंग हैं, उन अंगों पे क्या क्या भिन्न भिन्न प्रभाव पड़ता है मुद्रास्फीति का, उससे हम परिचित होंगे। ठीक है, चलिए फिर बिना किसी देरी के मुद्रास्फीति क्या है उसकी बात करते हैं। तो पहले उपविषय से शुरुआत करते हैं, मुद्रास्फीति की अवधारणा। अब देखिए, ध्यान से सुनिए, मैंने शुरुआत में ही बताया था कि इसको मुद्रास्फीति ही क्यों कहते हैं, इसको दाम वृद्धि या इसको मूल्य वृद्धि या इसको महंगाई ही क्यों नहीं कह देते, मुद्रास्फीति ही क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक सूक्ष्म सा अंतर है। दाम वृद्धि या मूल्य वृद्धि और मुद्रास्फीति में एक सूक्ष्म सा अंतर है। उस सूक्ष्म से अंतर से हम परिचित होंगे। वैसे तो आम भाषा में, साधारण भाषा में मुद्रास्फीति आप कह रहे हैं या महंगाई कह रहे हैं, एक ही बात रहती है। पर हम तो बतौर अर्थशास्त्री इस चीज का बोध करने जा रहे हैं ना, बतौर अर्थशास्त्री हम इस चीज को जानना चाह रहे हैं। तो इस सूक्ष्म अंतर से आपको परिचित होना पड़ेगा। अब देखिए, मुद्रास्फीति की परिभाषा देख लेते हैं। मुद्रास्फीति, जिसे अंग्रेजी में इन्फ्लेशन भी कहा जाता है, या महंगाई, किसी अर्थव्यवस्था में समय के साथ विभिन्न माल और सेवाओं की कीमतों या मूल्यों में होने वाली एक सामान्य बढ़ोतरी को कहा जाता है। अब यहां पे सामान्य शब्द महत्वपूर्ण है।
देखिए, हम जब बात करते हैं, वैसे तो ना मुद्रास्फीति और महंगाई एक ही बात नहीं है, सूक्ष्म सा अंतर है। देखिए, जब हम बात करते हैं कि इस पेन के दामों में वृद्धि हो गई है, तो बिल्कुल सही वाक्य है ये। पर अगर हम ये कह दें कि इस पेन के दामों में मुद्रास्फीति हो गई है, या इस पेन की मुद्रास्फीति हो गई है, या खाने की मुद्रास्फीति हो गई है, या पेट्रोल की मुद्रास्फीति हो गई है, तो यह गलत वाक्य होगा। पेट्रोल खाने के दाम में वृद्धि हो गई है, सही वाक्य है। पर आप पेट्रोल खाने को आप नहीं कह सकते कि उसमें मुद्रास्फीति हो रही है। और ये क्यों है? क्योंकि वही सूक्ष्म अंतर की मैं बात करने जा रहा हूं। क्यों है? देखिए, मुद्रास्फीति का मतलब है औसतन देश में महंगाई बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, औसतन देश में दाम वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही है। यहां औसतन शब्द का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। औसतन, देखिए, एक समय पे पूरे देश में ऐसा हो सकता है कि इस पेन के दाम में वृद्धि हो रही है, इस शर्ट के जो दाम है उसमें गिरावट आ रही है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि जिस शैंपू का मैं प्रयोग करता हूं बालों को साफ करने के लिए, उसके दाम में वृद्धि हो रही है, पर साबुन के दाम में गिरावट आ रही है। हो सकता है ऐसा। ठीक है, तो किसी चीज के दाम में वृद्धि हो सकती है। हम किसी चीज के लिए तो दाम वृद्धि शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु जब हम मुद्रास्फीति शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारा अभिप्राय है कि पूरे के पूरे देश में जितनी भी वस्तुएं हैं, औसतन सब में दाम वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही। यदि इस पेन में दाम वृद्धि हो रही है पर इस शर्ट में दाम में गिरावट आ रही है ना, मेरे फोन जो है उसमें दाम वृद्धि हो रही है, पर जो चार्जर है इस फोन का उसमें दामों में गिरावट आ रही है। तो एक विशेष वस्तु की जब हम बात करते हैं तब तो दाम वृद्धि ठीक है, पर उस विशेष वस्तु की जब हम बात करें तब मुद्रास्फीति शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुद्रास्फीति शब्द का प्रयोग हम तभी करते हैं जब हम बात करते हैं कि औसतन देश में दामों में वृद्धि हो रही है या नहीं। यदि हम दाम वृद्धि या दाम गिरावट, जितने भी वस्तुएं हैं देश में, सभी के दाम वृद्धि या दाम गिरावट की औसत निकाल लें और उस औसत में जब वृद्धि होती है उसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं। कि सामान्य रूप से अगर देखा जाए कुछ चीजों के दाम बढ़ रहे होंगे, कुछ चीजों के दाम घट रहे होंगे, पर औसतन क्या चीजों के दाम बढ़ रहे हैं? अगर ऐसा हो रहा है तो उसे हम मुद्रास्फीति कहेंगे। याद रखिएगा, अब आप अर्थशास्त्री बनने जा रहे हैं, तो बतौर अर्थशास्त्री आपने कभी भी इस शब्द का प्रयोग नहीं करना कि इस पेन में मुद्रास्फीति हो रही है। मुद्रास्फीति औसतन सभी चीजों के दाम वृद्धि को कहते हैं। ठीक है, तो अब मुद्रास्फीति का मापदंड क्या है, या मुद्रास्फीति को हम मापते कैसे हैं? हम देखते हैं कि भारत देश में जितनी भी आम वस्तुएं हैं, आम सेवाएं हैं जिनका प्रयोग आम उपभोक्ता करता है, उन सभी चीजों का जब हम औसत निकालें और उस औसत में वृद्धि हो रही है, यानी कि औसतन सभी चीजें महंगी हो रही हैं, उसे मुद्रास्फीति कहेंगे। ठीक है, दाम वृद्धि एक विशेष वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है, पर मुद्रास्फीति सभी वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। देश में मुद्रास्फीति का मतलब औसतन सभी वस्तुओं की दाम वृद्धि हो रही है, मूल्य वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब देखिए, मुद्रास्फीति को देखने के ना दो दृष्टिकोण हैं, और ये दो दृष्टिकोण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, एक तो दृष्टिकोण मैंने आपको बता दिया, जब औसतन सभी चीजें महंगी हो रही हैं उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। एक और परिभाषा है जो इस दूसरे दृष्टिकोण से उत्पन्न होती है। वह परिभाषा क्या है? या तो आप कह सकते हैं कि औसतन सारी चीजें महंगी हो रही हैं तो मुद्रास्फीति हो रही है, या इसको देखने का एक और तरीका है, हम ये कह सकते हैं कि जो एक एक रुपया है उसकी खरीदने की क्षमता कम होती जा रही है। एक एक रुपए की खरीदने की क्षमता अगर कम हो रही है तो उसे भी हम मुद्रास्फीति ही कहते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, आपने कभी अपने दादा को या अपने माता पिता को यह कहते हुए सुना होगा ना कि देखो, जब हमारा समय था तब एक रुपए में हम भरपेट नाश्ता भी कर लेते थे। बच्चों, तुम्हारे जमाने में तो 1 रुपए से हम चूरन नहीं खरीद सकते उस खाने को पचाने के लिए। हमारे समय में तो 1 रुपए में पता नहीं हम क्या क्या खरीद लेते थे। अब यह क्यों हुआ? यह समय में परिवर्तन कैसे आया? औसतन सभी चीजें महंगी हो गई तभी आया? या तो ये दृष्टिकोण है, या हम ये कह सकते हैं कि एक एक रुपए की खरीदने की क्षमता कम हो गई। दोनों चीजें वाजिब हैं, दोनों चीजों से बात बनती है। या तो आप कह दो कि औसतन सभी चीजें महंगी हो रही है, या आप कह दो एक एक रुपए की जो खरीदने की क्षमता है वह कम हो रही है। एक ही बात तो है ना?
आपके जो बड़े बुजुर्ग थे वो कह रहे थे 1 रुपए से हम ये खरीद सकते थे, आज 1 रुपए की जो खरीदने की क्षमता है वो कम हो गई है। ये भी सही है। और जितनी भी चीजें हम खरीदते थे 1 रुपए की, वह सब महंगी हो गई हैं, तो यह भी सही है ना। अब देखिए, आप सब सोच रहे होंगे कि दूसरा दृष्टिकोण बताने की क्या जरूरत थी, ये तो समझ ही आ जाए, ये पता ही होता है सबको। पर नहीं, मैं आपका ध्यान इस दूसरे दृष्टिकोण पे केंद्रित करना चाहता हूं, क्योंकि ये दूसरा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है, आपकी जीवन शैली के लिए महत्वपूर्ण है, और आगे जो लेक्चर में हम पढ़ेंगे उसमें भी महत्वपूर्ण है। ये जो दूसरी परिभाषा है मुद्रास्फीति की, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे हिसाब से। और एक और बात बता दूं, मुद्रास्फीति जो शब्द निकलता है वह इस दूसरी परिभाषा की वजह से ही उत्पन्न होता है। नहीं तो मुद्रास्फीति को हम आम महंगाई, औसतन दाम वृद्धि भी कह सकते थे, पर हम मुद्रास्फीति क्यों कहते हैं? क्योंकि जो मुद्रा है, पैसा है, उसकी जो खरीदने की क्षमता है उसमें गिरावट आ रही है। मुद्रास्फीति, आपकी मुद्रा गिर रही है ना। यह परिभाषा की वजह से यह शब्द उत्पन्न होता है। यह परिभाषा महत्वपूर्ण है, ठीक है। और यह परिभाषा जरूरी भी है, आवश्यक भी है आपकी जीवन शैली के लिए भी। मैंने अभी आपको बताया था। चलिए, यह परिभाषा आपकी जीवन शैली के लिए क्यों महत्वपूर्ण है वह मैं आपको बता देता हूं। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है मेरे जीवन से, ठीक है, तो वो प्रसंग मैं आपके साथ साझा कर देता हूं। देखिए, ये उस समय की बात है जब मैं छोटा था, मतलब कॉलेज से बस निकला ही था, अपने जो विश्वविद्यालय में मैं जो पढ़ाई कर रहा था उससे जस्ट निकला ही था मैं। तो मेरा एक मित्र था जो मुंबई रहता था, तो मैं उसके पास गया हुआ था और मैंने अपने उस मित्र को कहा कि देख यार, बड़ी मेहनत करके ना, नौकरी वगैरह करके, बहुत मेहनत करके मैंने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है, अब मैं संतुष्ट हूं। चल, मेरे पास मेरे बैंक के खाते में इतना पैसा पड़ा हुआ है, मैं संतुष्ट हूं, मैं खुश हूं। तो उसने मुझे पता है क्या बोला? उसने मुझे बोला, देख तू खुश तो चल रहा है, पर तुझे मैं एक बात बता देता हूं, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा क्या हो गया? कहता, देख ये जो तूने पैसा अर्जित किया है ना मेहनत करके, इसे शेयर बाजार में जहां मैं बताऊं वहां निवेश कर दे। अगर जहां मैं बताऊंगा वहां तू निवेश कर देगा तो 1 साल में तुझे कम से कम 10% की धन वृद्धि मिलेगी। यानी कि अगर तू आज 1 लाख रुपए लगाएगा तो 1 साल बाद तेरा वो पैसा 1,10,000 हो जाएगा। तो इसलिए जहां मैं बता रहा हूं ना शेयर बाजार में, वहां निवेश कर दे, वहां तेरे को 10% की धन वृद्धि मिलेगी। अब मैंने पता क्या उसको कहा? अब आप में से बहुत सारे लोग कह सकते थे, अच्छा बताइए कहां पे करूं, पर मैं पता नहीं अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझ रहा था। तो मैंने उसे कह दिया, देख भाई, ये जो मुंबई में ना तू पूंजीवादियों के बीच में रह रहा है, इसकी वजह से तेरे अंदर लालच, धन को लेके लालच कुछ ज्यादा ही आ गया है। मैं इतना लालची इंसान नहीं हूं। ये 10% धन वृद्धि, 20% धन वृद्धि, 2% धन वृद्धि के चक्कर में मैं इतनी सिरदर्दी नहीं पाल सकता। शेयर बाजार एक सिरदर्दी ही है, तो मैं इतना लालची नहीं हूं। तू लालची हो गया इन पूंजीवादियों के बीच में रह के। मुझे इतना लालच नहीं है, मैंने जितना मेहनत करके पैसा कमाया है मैं उससे संतुष्ट हूं। ये 10%, 5% के लिए मैं सिरदर्दी नहीं पालना चाहता। तो उसने मुझे पता है क्या कहा बदले में? उसने मुझे कहा कि देख, ठीक है, तेरी बात ठीक है, तू लालची नहीं है, पर बेवकूफ तो ना बन। अब मैंने उसे कहा कि मैं बेवकूफ कैसे बन रहा हूं? ठीक है, मैं लाभ के पीछे नहीं भाग रहा, लालच के पीछे नहीं भाग रहा, लाभ के पीछे नहीं भाग रहा, तो मैं लालची तो नहीं हूं, पर मैं अपना नुकसान भी थोड़ी करवा रहा हूं, तो इसलिए मैं बेवकूफ कैसे हुआ? उसने मुझे कहा, देख, अगर तू धन वृद्धि के पीछे नहीं भाग रहा तो तू लालची तो नहीं है, इस बात से तो मैं सहमत हूं, पर यदि तू बैठे बैठे अपना नुकसान करवा रहा है तो उसे तो बेवकूफी ही कहेंगे। तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा मैं कैसे नुकसान करवा रहा हूं? मैंने इतनी पूंजी अर्जित की है, मैंने इतना धन अर्जित किया है, बस ठीक है, ना मैं उसे कहीं निवेश कर रहा, ना मैं उसे कहीं बांट रहा या उसे मैं खर्च कर रहा, मैंने उसे रखा हुआ है, मैं नुकसान कहां करवा रहा हूं? मेरे को क्या नुकसान हो रहा है? तो उसने मुझे कहा, तुझे नुकसान हो रहा है। मैंने कहा कैसे, मुझे बता। तो उसने मुझे कहा, देख यार, मैं तुझे एक उदाहरण देता हूं। मान ले तूने इतनी मेहनत करके 100 रुपए की पूंजी अर्जित की है, ठीक है, और तुझे पता है अभी इस समय जो मुद्रास्फीति दर चल रही है वह 6% की चल रही है। उस समय चल भी रही थी मुद्रास्फीति दर, वैसे 6 भी नहीं, 10% की कुछ ऐसे चल रही थी, पर चलिए मुझे जो याद आ रहा है मैं आपको वो बता देता हूं, ठीक है। उसने मुझे कहा कि अभी मुद्रास्फीति दर 6% की चल रही है, यानी कि आज जो चीज तू खरीद सकता है 100 रुपए की, अगले साल वह चीज तू नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि वह चीज 106 रुपए की हो जाएगी। मुद्रास्फीति क्या होता है? दाम वृद्धि।
यदि कोई बताए कि मुद्रास्फीति दर 6% चल रही है, यानी कि चीजों की कीमतों में इजाफा या बढ़ोतरी होगी 6% से, तो अगर कोई चीज 100 रुपए की है तो वह 106 रुपए की हो जाएगी। यदि तू अपने पैसे पे हाथ धरा बैठा रहेगा तो आज जो तू चीज खरीद सकता है, अगले साल वह चीज भी नहीं खरीद पाएगा। 6 रुपए कम पड़ेंगे तेरे पास। बैठे बैठे तूने अपने आप में 6 रुपए का नुकसान नहीं करवा लिया। पर यदि तू मेरी बताई हुई जगह पे निवेश करेगा तो 1 साल बाद तेरे यही 100 रुपए 110 रुपए हो जाएंगे। यही 100 रुपए तेरे 110 रुपए हो जाएंगे। तो जो चीज तू 1 साल पहले खरीद सकता था 100 रुपए की, अगले साल भी खरीद पाएगा। उसके ऊपर 4 रुपए का मुनाफा भी कमा लेगा। तो मैं तुझे नहीं कहता कि 4 रुपए के लाभ के पीछे भाग, पर अपना ये 6 रुपए का नुकसान तो ना करवा, बेवकूफ तो ना बन। और मैं सच बता रहा हूं, जब उसने मुझे ये बात बोली ना, तब मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए, मेरे मस्तिष्क के चक्षु खुल गए। क्योंकि देखिए उस वक्त ना उस इंसान को, मेरे मित्र को अर्थशास्त्र का बोध था, मुझे नहीं था। पर उसकी ये बात कहने से मेरे दिल में खटकी ये बात, और उसकी वजह से ही मैं अर्थशास्त्र को बहुत ज्यादा गंभीरता से पढ़ने लग गया। क्योंकि मुझे ये बोध हुआ, मुझे लगा कि अर्थशास्त्र इतना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात है, ये मुद्रास्फीति तो बड़ी घातक चीज है। हम तो इस पे ध्यान ही नहीं देते, हमें लगता है चीजें बढ़ती जा रही हैं। मुद्रास्फीति में चीजें बढ़नी नहीं होती, मुद्रास्फीति में आपके धन की गिरावट होती है। यह बात जब उसने मुझे बताई तब मैं इस परिभाषा से परिचित हुआ और मुझे यह बात का बोध हुआ। मुझे यह लगा कि हाँ यार, मुद्रास्फीति तो सच में बड़ी घातक चीज है। बिल्कुल सही कह रहा है वो। हाँ, मैं लाभ के पीछे ना भागूं, पर अपनी पूंजी तो बचा लूं, बेवकूफी तो ना करूं। यहां से मेरी शुरुआत हुई थी अर्थशास्त्र की। वो तो अर्थशास्त्र में था ही मेरा मित्र, पर मेरी शुरुआत उसने मुझे इस पटरी पे डाल दिया कि अर्थशास्त्र को जानो, क्योंकि अर्थशास्त्र आपके जीवन को प्रभावित करता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मुझे पता नहीं था, मैं लगा हुआ था, ऐसी हाथ पे हाथ धरा बैठा हुआ था, मेहनत करी जा रहा था, पूंजी अर्जित करी जा रहा था, और मुद्रास्फीति की वजह से मेरी पूंजी गिरती जा रही थी। मुझे पता भी नहीं चल रहा था। मतलब पता होने के मेरे पास सामने बड़े समीकरण थे, पर मैं अनभिज्ञ था। मुझे ठीक है, अपना मस्ती में चल रहा था। पर उसने जब मुझे ये बात बताई तो मुझे पता चला। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूं, आप सबसे तो मैंने अभी तक कहा नहीं, पर मुझे अभी तक 10 सालों का अनुभव हो चुका है अर्थशास्त्र पढ़ाते हुए, और मेरे जितने भी छात्र हैं वह इस बात से परिचित हैं। मैं उन्हें हमेशा से कहता था, ये बात कहता था, और अब आपसे भी कह रहा हूं कि देखिए, जो अर्थशास्त्र होता है वह सिर्फ आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, यह आपकी जीवन शैली में सुधार करने के लिए वह महत्वपूर्ण है, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए सभी को, चाहे वे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, सबको पढ़ना चाहिए। खैर, चलिए वापस आते हैं। अब मुझे लगता है इस उदाहरण से, मेरे जीवन के इस प्रसंग से आप समझ गए हैं ये दूसरी परिभाषा भी, और यह दूसरी परिभाषा आगे भी काम आएगी। दरअसल मुद्रास्फीति यह इतना ज्यादा नहीं है जितनी यह परिभाषा है। जब सामान्य मूल्य बढ़ते हैं तब मुद्रा की हर इकाई की क्रय शक्ति, खरीदने की क्षमता में कमी होती है। अर्थात पैसे की किसी मात्रा से पहले जितनी माल या सेवाओं की मात्रा आती थी उसमें कमी हो जाती है। यह असल तौर पे मुद्रास्फीति है। वास्तव में यही मुद्रास्फीति है, तभी इसका नाम मुद्रास्फीति है। जो तकनीकी नाम है ना महंगाई का, दाम वृद्धि का, वह मुद्रास्फीति है, वह इस परिभाषा की वजह से है। ठीक है, चलिए अब मुझे लगता है आप मुद्रास्फीति शब्द भी समझ गए। मुद्रास्फीति है क्या, तकनीकी रूप से मुद्रास्फीति की परिभाषा आप समझ गए। चलिए कुछ और अवधारणाओं से परिचित होते हैं। अब मुद्रास्फीति का मतलब है सभी चीजों में औसतन दाम वृद्धि होना या आपके धन की एक एक इकाई में गिरावट आना। यही है दोनों परिभाषाएं। अब कुछ और अवधारणाएं देखते हैं। देखिए, एक अवधारणा होती है अपस्फीति की। अब देखिए, मुद्रास्फीति क्या है? जब चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। अपस्फीति क्या है? जब चीजों के दाम घट रहे हैं, उसे हम अपस्फीति कहेंगे। ठीक है, पर याद रखना, इसमें भी औसतन जब चीजों के दाम घट रहे होते हैं उसे ही हम अपस्फीति कहते हैं। अंग्रेजी में अगर मैं कहूं तो इसे कहते हैं डिफ्लेशन। मुद्रास्फीति को तो हम अंग्रेजी में कहते हैं ना इन्फ्लेशन, इसे हम कहते हैं डिफ्लेशन, अपस्फीति। जब कीमतों का सामान्य स्तर गिर रहा है उसे अपस्फीति कहेंगे। चलिए अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, अपस्फीति किसे कहते हैं।
देखिए मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? जब जो चीजें पहले 100 रुपए की थी अब वह 106 रुपए की हो गई है ना? जो चीज सामान्य रूप से औसतन सभी चीजें अगर 100 रुपए की थी तो अब 106 रुपए की हो गई। तो अगर मैं मुद्रास्फीति दर निकालना चाहूं तो मैं कहूंगा मुद्रास्फीति दर चल रही है 6% की, ठीक है। पर यदि मुद्रास्फीति दर है -6% की, इसका मतलब क्या है? 100 रुपए की जो चीज थी आज वह हो चुकी है 94 रुपए की, है ना? तो अगर 100 रुपए की चीज कम हो जाती है, सस्ती हो जाती हैं, या औसतन सारी चीजें 100 रुपए से 94 रुपए पे आ जाती हैं, तब मैं कहूंगा कि मुद्रास्फीति दर है -6%। और जब भी मुद्रास्फीति दर में ये आएगा माइनस, जब भी मुद्रास्फीति दर नकारात्मक होगी, सकारात्मक बिंदु के साथ नहीं, नकारात्मक होगी, नकारात्मक चिन्ह होगा जब मुद्रास्फीति दर में, तो उसे ही हम अपस्फीति कहेंगे। अपस्फीति मतलब दामों में गिरावट, ठीक है। अपस्फीति को आप ये जान सकते हैं कि दामों में गिरावट हो रही है, यहां से यहां जा रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि जब मुद्रास्फीति दर नकारात्मक होती है, मुद्रास्फीति दर के आगे नकारात्मक चिन्ह होता है, तब हम अपस्फीति कहते हैं। ठीक है जी, बनती है बात। चलिए अब हम बात करते हैं एक और अवधारणा की, अवस्फीति। अब देखिए अपस्फीति और अवस्फीति में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अपस्फीति ही तो है चीजों में गिरावट, चीजों के दामों में गिरावट, औसतन, औसतन शब्द याद रखिएगा। अपस्फीति का मतलब पता क्या होता है? मान लीजिए 2022 में मुद्रास्फीति दर चल रही थी 6% की, और 2023 में मुद्रास्फीति दर गिर के आ जाती है 2% की। यानी कि दामों में वृद्धि तो 2022 में भी हुई थी, 2023 में भी हुई थी, है ना? क्योंकि यह भी सकारात्मक परिवर्तन है, यहां भी सकारात्मक चिन्ह है। तो 2022 में भी दामों में वृद्धि हुई थी, मुद्रास्फीति हुई थी, 2023 में भी दामों में वृद्धि हुई थी, मुद्रास्फीति हुई थी। परंतु 2022 के तुलना में 2023 में मुद्रास्फीति दर गिर गई थी। जितनी तेजी से दामों में वृद्धि हुई थी 2022 में, उतनी तेजी से दामों में वृद्धि नहीं हो रही 2023 में। हां, वृद्धि जरूर हो रही है, पर उतनी तेजी से नहीं हो रही है। तो जब तेजी घट जाती है मुद्रास्फीति दर की, उसे हम अवस्फीति कहते हैं। अंग्रेजी में इसे डिसइंफ्लेशन कहते हैं। अपस्फीति को डीफ्लेशन कहते थे, अवस्फीति को अव शब्द और अप शब्द में अंतर आपको पता होना चाहिए, इसे हम डिसइंफ्लेशन कहेंगे। तो यदि भारत में महंगाई हो रही है, होती जा रही है, पर महंगाई दर गिरती जा रही है, हो रही है पर महंगाई दर गिरती जा रही है, उसे हम कहेंगे अवस्फीति। और जब भारत में महंगाई दर इतनी गिर गई कि अब उसके आगे नकारात्मक चिन्ह लग गया, यानी कि दाम में वृद्धि नहीं हो रही, दाम गिर रहे हैं, तब हम कहेंगे अपस्फीति। याद रखिएगा, प्रश्नों में आपको कंफ्यूज करने की कोशिश जरूर करेंगे ये जितने भी प्रश्न क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं जो, ठीक है, जितनी भी लोक सेवा परीक्षाएं हैं, सब में कंफ्यूज करने की कोशिश जरूर होती है। तो इन दोनों शब्दों में आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, ध्यान गांठ बांध के रख लेना इस चीज को, ठीक है। अपस्फीति, अवस्फीति, ठीक है। आगे बढ़े, चलो फिर अब हम बात करते हैं मुद्रास्फीति के कारण। देखिए मुद्रास्फीति होने के बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, पर जितने भी कारण है ना, उनका हमने दो वर्गों में वर्गीकरण कर दिया है, दो भागों में उन्हें विभाजित कर दिया है, दो समूहों में बांट दिया है, ठीक है। अब वह दो समूह कौन से हैं? वह दो समूह जानने से पहले आपको यह पता होना चाहिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र पे वापस जाइए। मैंने कहा था ना व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग बार बार होगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र पे वापस जाइए, तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज की जब मांग बढ़ती है उसकी आपूर्ति की तुलना में, तब दामों में वृद्धि होती है, और किसी भी चीज की जब आपूर्ति बढ़ती है मांग की तुलना में, तब उसके दाम गिरते हैं। यानी कि जब मांग और आपूर्ति में असंतुलन आता है, या तो मांग बढ़ जाती है
या आपूर्ति घट जाती है तब मुद्रास्फीति होती है। हमेशा याद रखना, जब भी मांग ज्यादा होगी, अधिक होगी आपूर्ति से, सप्लाई से चीजों की, तब मुद्रास्फीति होगी। और जब आपूर्ति ज्यादा होगी मांग के तुलना में, तब अपस्फीति होगी। ठीक है, ये होता है हमेशा। अब देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र में तो मैं एक विशेष वस्तु की बात कर रहा था कि एक विशेष वस्तु के जब दाम बढ़े, मांग बढ़ेगी और उसकी आपूर्ति कम है तो उसके दामों में वृद्धि होगी। पर हम तो यहां मुद्रास्फीति की बात कर रहे हैं, हम तो यहां औसतन सभी चीजों की बात कर रहे हैं। अब आपके देश में दो चीजें होती हैं, एक तो एक विशेष वस्तु की मांग होती है, एक पूरे देश में सभी वस्तुओं और सेवाओं की जो मांग होती है ना, उसे हम कहते हैं देश की कुल मांग। ठीक है, और आपके देश में कुल जितनी भी वस्तुएं बन रही हैं, सेवाएं बन रही हैं, उसे हम कहेंगे कुल आपूर्ति। कुल आपूर्ति यानी कि कुल उत्पादन भी कह सकते हैं, है ना। तो जो कुल आपके देश में सप्लाई है, यदि कुल मांग उससे ज्यादा होती है तो ही मुद्रास्फीति होती है। ठीक है, हमेशा इस चीज को याद रखना, मैं बार बार दोहरा रहा हूं ये चीज, जब भी कुल मांग ज्यादा होगी कुल आपूर्ति से, तभी ही मुद्रास्फीति होगी। अब कुल मांग होने के ना दो तरीके हैं, दो तरीके हैं। कैसे? कुल मांग ज्यादा होने के दो तरीके हैं। देखिए, या तो कुल मांग जो है आपकी, वह आपकी आपूर्ति के तुलना में बढ़ जाती है, यानी कि देश में कुछ ऐसे समीकरण बनते हैं कि आपूर्ति तो वहीं खड़ी रहती है पर मांग बढ़ जाती है। तो उन समीकरणों का वर्गीकरण हमने किया है मांग जनित मुद्रास्फीति के कारण में। ठीक है, अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी मांग वहीं खड़ी रहती है, आपूर्ति गिर जाती है, उत्पादन गिर जाता है विशेष कारणों की वजह से। तो जब वह कारण सामने आते हैं, उन सभी कारणों को हम कहते हैं लागत जनित या आपूर्ति जनित मुद्रास्फीति। तो या तो आपके देश में कुछ ऐसे समीकरण बने हैं कि मांग बढ़ जाए तो मांग जनित मुद्रास्फीति होगी, या तो आपके देश में ऐसे समीकरण बन जाते हैं कि आपूर्ति घट जाए तो आपूर्ति जनित या लागत जनित मुद्रास्फीति होगी। मैं उदाहरण देता हूं आपको। देखिए, रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ, है ना। अब रूस पूरी दुनिया को कच्चा तेल सप्लाई करता है ना, कच्चा तेल देता है पूरे अंतरराष्ट्रीय बाजार में। अब जब रूस यूक्रेन का युद्ध होता है तो रूस में कच्चे तेल का उत्पादन घट जाता है, यानी कि पूरे विश्व में कच्चे तेल के उत्पादन में कमी आती है। अब देखिए, कच्चे तेल की पूरे विश्व में जो मांग है वह तो वहीं खड़ी है, पर रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से आपूर्ति गिर गई, क्योंकि रशिया कच्चे तेल का उत्पादन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वह युद्ध में लीन है ना, युद्ध करने में बिजी है वह। तो इसीलिए पूरे विश्व में कच्चे तेल की मांग वहीं खड़ी है, पर आपूर्ति का स्तर गिर जाता है, जिसकी वजह से मांग आपूर्ति से तो ज्यादा होती है पर आपूर्ति गिरती है। अब इस कारण को हम कहेंगे लागत जनित मुद्रास्फीति कारण। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मांग बढ़ जाती है, आपूर्ति वहीं की वहीं है, मांग बढ़ जाती है, तो उसे हम कहेंगे मांग जनित मुद्रास्फीति। समझ आ गया? तो जब आपूर्ति वहीं खड़ी है, मांग बढ़ गई, और जब मांग वहीं खड़ी है, आपूर्ति गिर गई, ठीक है, मांग जनित मतलब आपूर्ति वहीं खड़ी है, मांग बढ़ जाएगी। तो मांग के बढ़ने की वजह से मांग जनित मुद्रास्फीति, आपूर्ति के गिरने की वजह से लागत जनित मुद्रास्फीति। ठीक है, बार बार मैंने बोल दिया, मुझे उम्मीद है कि आपके अंदर उतर गई है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मांग जनित मुद्रास्फीति क्या है उसके बारे में देख लेते हैं और उससे संबंधित कुछ उदाहरण भी कर लेते हैं। ठीक है, उसका कारण मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि जो प्रश्न पूछे जाएंगे ना इस उपविषय से, वह पूछे जाएंगे कि आपको बोल देंगे कि नीचे दिए गए किन कारणों को हम मांग जनित कारण मान सकते हैं मुद्रास्फीति के। तो आपको नीचे बहुत सारे उदाहरण दे देंगे और आपको चुनाव करना है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है उसे हम मांग जनित मुद्रास्फीति का कारण मान सकते हैं। ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं, ठीक है, इसलिए उदाहरण करने भी जरूरी है। खैर,
मांग जनित मुद्रास्फीति क्या होती है, थोड़ा ध्यान से करते हैं। यह तब होता है जब कुल मांग कुल आपूर्ति से अधिक होती है, मैंने अभी बताया, ठीक है। अब इसके उदाहरण क्या है? जब भी आपके देश में आर्थिक वृद्धि होगी, यह ध्यान रखना, जब भी आपके देश में बहुत अधिक आर्थिक वृद्धि होगी ना, तब आप देखोगे कि मुद्रास्फीति की दर बढ़ने लग जाएगी। आर्थिक वृद्धि जब होती है, मुद्रास्फीति की दर बढ़ने लग जाती है। तो आर्थिक वृद्धि मुद्रास्फीति का कारक है। अब कैसे? देखो ध्यान से सुनना। जब भी आपके देश में आर्थिक वृद्धि होगी, तब मैं कह सकता हूं कि आपकी जीडीपी में वृद्धि हो रही है, बनती है बात। और जब भी आपके जीडीपी में वृद्धि होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि आपके देश में राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है। तो जब जीडीपी में वृद्धि होती है, तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, यानी कि लोगों के पास ज्यादा पैसा आ गया। अब जब लोगों के पास ज्यादा पैसा आ जाएगा, तो आपको नहीं लगता वह उसे खर्च करेंगे? जब लोगों के पास पैसा ज्यादा आ जाता है, तो वह ज्यादा चीजों की मांग करते हैं, खर्च करते हैं। जब लोग पैसा खर्च करेंगे, तो वह मांग बढ़ा देंगे। तो आपूर्ति तो वहीं की वहीं है, पर मांग बढ़ गई है, क्योंकि आय बढ़ गई है लोगों की। तो जब भी देश में, जब भी राष्ट्र में आर्थिक वृद्धि होती है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, तो लोगों के पास ज्यादा पैसा आता है, मुद्रा आती है, और उस मुद्रा का प्रयोग वह करते हैं चीजें खरीदने में। और जब वे चीजें खरीद रहे हैं, तब उन चीजों की मांग बढ़ा रहे हैं। इसी वजह से मुद्रास्फीति होती है। अब यहां पे हुआ क्या है? यहां पे मुद्रास्फीति हुई है सिर्फ और सिर्फ मांग के बढ़ने से। तो इसे हम मांग जनित मुद्रास्फीति का कारण मानेंगे, आर्थिक वृद्धि। ठीक है। अच्छा, दूसरे कारण पे ध्यान दीजिएगा, मुद्रा की आपूर्ति का विस्तार। अब देखिए, आपके देश में जो मुद्रा की आपूर्ति है ना, या जो आपके देश में कुल मुद्रा पड़ी हुई है, उसे बनाने वाला है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक को ही ये जिम्मेदारी दी गई है कि वह आपके देश में मुद्रा का प्रयोजन करे। मुद्रा होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को चीजें खरीदने के लिए और बहुत सारी चीजें करने के लिए मुद्रा चाहिए, कैश चाहिए, पैसा चाहिए। तो भारतीय रिजर्व बैंक की जिम्मेदारी है कि वह मुद्रा का प्रयोजन करे पूरे देश में, है ना। अब कभी कभी क्या होता है, भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा की मात्रा बढ़ा देता है देश में, कभी कभी मुद्रा की मात्रा घटा देता है देश में। वह विभिन्न कारणों की वजह से ऐसा करता है। अब जिस समय भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा की मात्रा देश में बढ़ा देगा, या हम कहें मुद्रा की आपूर्ति देश में ज्यादा बढ़ा देगा, तो पूरे देश में ज्यादा मुद्रा होगी। अब ज्यादा मुद्रा जब होगी, तो ज्यादा मुद्रा होने की वजह से लोग अब उस मुद्रा को खर्च करेंगे, लोग मांग ही तो बढ़ा देंगे चीजों की। तो जब भी आरबीआई मुद्रा की आपूर्ति बढ़ा देता है, तो ज्यादा मुद्रा होती है देश में। अच्छा, जो वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, वह उतनी की उतनी है। वस्तुएं और सेवाएं, आपूर्ति इधर है, पर मुद्रा का ज्यादा संचार होने की वजह से, या मुद्रा के ज्यादा बनने की वजह से मांग दर बढ़ जाएगी, तो मुद्रास्फीति हो जाएगी, है ना। तो मुद्रा की आपूर्ति के विस्तार की वजह से भी मांग जनित मुद्रास्फीति होती है, क्योंकि ज्यादा पैसा आ जाएगा और उस पैसे से मांग बढ़ेगी, आपूर्ति वहीं की वहीं है। ठीक है। चलिए, तीसरा उदाहरण, सरकार द्वारा प्रत्यक्ष कर की दरों में कटौती। अब देखिए, प्रत्यक्ष कर के क्या उदाहरण है। देखिए, प्रत्यक्ष कर क्या होता है, एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। हमने शायद थोड़ा सा करा था प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, याद है आपको, है ना। तो देखिए, अप्रत्यक्ष कर तो होते हैं जो चीजों पे या उत्पादन पे लगते हैं। जो अप्रत्यक्ष कर, जो प्रत्यक्ष कर होते हैं, वह आय पे लगते हैं। और सबसे जो पॉपुलर प्रत्यक्ष कर है, उसे हम कहते हैं आयकर, इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स या आयकर आपकी आय पे लगाया जाता है। अब देखिए, जब भी सरकार आयकर बढ़ा देगी, तो क्या होगा, तो लोगों के पास कम पैसा बचेगा। ज्यादा से ज्यादा पैसा तो उन्हें सरकार को देना पड़ेगा, तो लोगों के पास कम पैसा बचेगा, तो लोगों की मांग में कटौती हो जाएगी। ये हो सकता है। पर यदि सरकार ये निर्णय ले कि आज से हम आयकर कम कर रहे हैं, पहले 20% था, अब हम 10% आयकर कर रहे हैं, तो अब लोगों के पास 10% ज्यादा पैसा बचेगा। उस ज्यादा बचे हुए पैसे को वो मांग बढ़ाने में ही तो प्रयोग करेंगे उसका।
तो जब भी सरकार आयकर घटा देती है तो लोगों के पास ज्यादा पैसा बचता है, उसे लोग खर्च करते हैं विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पे, जिससे उन विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का मांग बढ़ती है। आपूर्ति वहीं की वहीं खड़ी है, मांग बढ़ जाएगी। तो सरकार द्वारा प्रत्यक्ष कर की दरों में कटौती से भी मांग जनित मुद्रास्फीति होती है। ठीक है, वैसे तो हम बहुत विस्तार से पढ़ेंगे जब हम राजकोषीय नीति पढ़ेंगे ना, राजकोषीय नीति का जो हम विषय जब पढ़ेंगे तब मैं आपको प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर वो और विस्तार से पढ़ाऊंगा। अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है जीएसटी, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है आयकर। ठीक है, और बहुत सारे कर हम करेंगे तो और विस्तार से करेंगे। पर अभी ध्यान रखिएगा, मैंने यहां पे अप्रत्यक्ष कर नहीं लिखा है, सिर्फ प्रत्यक्ष कर लिखा है, क्योंकि प्रत्यक्ष कर सीधा सीधा संबंधित है आपकी आय से, और प्रत्यक्ष कर में कटौती या वृद्धि आपकी आय जिसका आप प्रयोग करेंगे वस्तुएं और सेवाएं खरीदने में, उस पे सीधा असर डालती है ना। इसीलिए प्रत्यक्ष कर में कटौती से मांग जनित मुद्रास्फीति होती है। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर भी आएंगे अभी। वेतन में वृद्धि, यदि पूरे देश में आपको पता होगा सरकार हर 10 साल में एक पे कमीशन निकालती है ना, आय आयोग बनाती है सरकार। हमने सुना होगा छठा आय आयोग या छठा वेतन आयोग, है ना, ये पे कमीशन आते हैं। तो छठा वेतन आयोग, 7वां वेतन आयोग, 7th पे कमीशन, 6th पे कमीशन। अब मान लीजिए अगले 2 सालों में सरकार निकालती है 8वां पे कमीशन। उस 8वें पे कमीशन में जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं सबके जो वेतन है, सबका वेतन बढ़ जाता है। अब देश में बहुत सारे सरकारी कर्मचारी हैं, सबका वेतन बढ़ जाएगा तो सबके पास पैसा ज्यादा आएगा। सबके पास पैसा जब ज्यादा आएगा तो वह उसे खर्च करेंगे और मांग बढ़ा देंगे, उससे मुद्रास्फीति हो जाएगी। तो वेतन में वृद्धि से भी मुद्रास्फीति होती है। अच्छा, अब हम करते हैं ये आखिरी कारण, उच्च मुद्रास्फीति की अपेक्षा। आपने वो एक पिक्चर आई थी ओम शांति ओम, उसमें एक डायलॉग था कि किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है, कुछ ऐसा सा डायलॉग था, है ना। मुद्रास्फीति के साथ भी यही है। देखिए, ये कारण तो हमने कर लिए मुद्रास्फीति के, पर आपको पता है यदि भारत देश में सभी भविष्य में ज्यादा मुद्रास्फीति होने की अपेक्षा करते हैं, बस अपेक्षा भरी करते हैं, मुद्रास्फीति अभी बढ़ या कम नहीं हो रही है, मुद्रास्फीति वहीं की वहीं है, पर यदि सभी के सभी लोग बस अपेक्षा कर रहे हैं कि भविष्य में मुद्रास्फीति की दर बढ़ेगी, तो उनकी अपेक्षा करने से मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। उनकी अपेक्षा भर करने से ही मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। अब यह कैसे होता है? देखो, बड़ा ही सरल सा उदाहरण आपको देता हूं। आपको याद होगा, आज तो चलिए सरकार ने जो पेट्रोल डीजल के दाम हैं उनमें उनकी जो प्रणाली है कि वो कैसे तय होते हैं उसमें परिवर्तन ला दिया है। पर आज से 5-10 साल पहले ना सरकार हर महीने या हर 2 महीनों में घोषणा करती थी कि कल से पेट्रोल या डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं, कल से पेट्रोल या डीजल के दाम घटने वाले हैं। ऐसी खबर आती थी, समाचार आते थे। तो आप अपने माता पिता से पूछना कि जब भी ये समाचार आते थे कि कल से पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि होने वाली है 5 रुपए प्रति लीटर से या 10 रुपए प्रति लीटर से, तब क्या होता था? तब सारे के सारे लोग उसी दिन अपने जो गाड़ियां हैं उनकी टंकी फुल करवाने पहुंच जाते थे पेट्रोल पंप पे। सभी लोग वहीं पहुंच जाते थे, है ना, क्योंकि उन लोगों को लगता था कि कल तो दामों में वृद्धि आ जाएगी, तो अच्छा है कि आज ही हम पेट्रोल भरवा लें, अपनी गाड़ियों में पूरा भरवा लेते हैं पेट्रोल। होता था कि नहीं होता था? या आपको लॉजिकल लग रहा है या नहीं लग रहा? होता है ऐसा। यदि कल मैं आपको बता दूं कि यह पेन महंगा होने वाला है और आप इस पेन को ठीक ठाक प्रयोग करते हो, तो आप पता क्या करोगे? आप आज ही 100-200 पेन खरीद के ले आओगे, ऐसा कर लोगे आप, है ना। शायद कल इस पेन के दामों में वृद्धि नहीं होनी थी, पर क्योंकि आपकी अपेक्षा थी कि इस पेन के दामों में वृद्धि होगी, इसीलिए आपने इसे आज ही खरीदना सही समझा, जिसकी वजह से सभी लोगों ने आज ही मांग बढ़ा दी और मांग बढ़ने की वजह से मुद्रास्फीति हो गई। आपको यह लग सकता है कि हां, हमने सही अपेक्षा की थी, हम कह रहे थे देखो मुद्रास्फीति होगी और मुद्रास्फीति हो गई। पर असल में क्या हुआ? असल में आपका शायद यह भ्रम था कि मुद्रास्फीति होगी। पर अगर सभी का भ्रम हो जाए तो सभी लोग चीजें आज ही खरीदने लग जाएंगे,
कि कल आपको भ्रम है कि कल मुद्रास्फीति होगी, तो आज ही आप सभी चीजें खरीदने लग जाएंगे ताकि पैसा बचा सको, और आज ही आप खरीदोगे तो उस वजह से आज ही मांग बढ़ा दोगे। आज ही मांग बढ़ा दोगे तो शायद कल मुद्रास्फीति नहीं होनी थी, पर आपके मांग बढ़ाने की वजह से हो जाएगी। इसीलिए मुद्रास्फीति की अपेक्षा महत्वपूर्ण होती है। और आपको पता है भारतीय रिजर्व बैंक इस चीज पे पैनी नजर रखता है कि लोगों में मुद्रास्फीति की अपेक्षा क्या है। मुद्रास्फीति होगी नहीं होगी वो अलग बात है, पर लोगों में अपेक्षा है या नहीं है कि मुद्रास्फीति ज्यादा होगी कम होगी, क्योंकि अपेक्षा का भी असर पड़ता है मुद्रास्फीति दर पे। इसीलिए आरबीआई 2 सर्वेक्षण करता है, व्यवसाय सर्वेक्षण और उपभोक्ता सर्वेक्षण। जहां व्यवसायों से पूछता है, वो बिजनेसेस से पूछता है कि आपको क्या लगता है मुद्रास्फीति आने वाले समय में बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, और वह उपभोक्ताओं से भी पूछता है, हाउस होल्ड घरेलू सर्वेक्षण भी करवाता है, जिसमें वह पूछता है कि आपको क्या लगता है कि मुद्रास्फीति आने वाले 3 महीनों में 4 महीनों में ज्यादा होगी या कम होगी। और उन सर्वेक्षणों से आरबीआई को पता लगता है कि पूरे भारत में मुद्रास्फीति की अपेक्षा क्या चल रही है। और आरबीआई को यह भी पता चलता है कि यदि अपेक्षा ज्यादा है तो मुद्रास्फीति होगी ही होगी, क्योंकि अपेक्षा भी कारक है मुद्रास्फीति का। अपेक्षा भर ही, दिल में सोच ही, हृदय में अगर आपने सोच ही लिया कि मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो शायद बढ़ जाएगी, क्योंकि आप सभी सोच रहे हो। अब बस याद रखना, सभी का सोचना अनिवार्य है, यानी कि आप ही सोच रहे हो। अगर सभी सोचने लग जाते हैं तो पूरे देश में कुल मांग आज ही बढ़ जाएगी, जिससे मुद्रास्फीति हो जाएगी। तो समझ आई बात, मांग जनित मुद्रास्फीति। ठीक है, अब देखिए यहां पे हम उपभोक्ता के दृष्टिकोण से देख रहे थे मुद्रास्फीति को, अब हम देखते हैं उत्पादक के दृष्टिकोण से, है ना। चलिए आगे चलते हैं। लागत जनित मुद्रास्फीति। अब लागत जनित मुद्रास्फीति क्या है? देखिए मैंने आपको बताया था, यदि आपूर्ति वहीं की वहीं खड़ी है पर मांग बढ़ जाती है तो वह कारण होंगे मांग जनित मुद्रास्फीति के। पर यदि आपूर्ति में कुछ दिक्कत आ जाए, मांग वहीं की वहीं खड़ी है पर आपूर्ति किसी कारणवश नीचे गिर गई है, उसे हम कहेंगे आपूर्ति जनित या लागत जनित मुद्रास्फीति। ऐसा तब होता है जब आपूर्ति में बाधा आती है या उत्पादन लागत में वृद्धि होती है। तो यदि ऐसा हो जाए, देखिए यदि ऐसा हो जाए कि आपूर्ति में बाधा आ रही है तो आपूर्ति गिर गई, मांग ऊपर है आपूर्ति गिर गई तो मुद्रास्फीति हो जाएगी। या ऐसा हो जाए कि जो उत्पादक है वह जो कच्चा माल का प्रयोग कर रहा है अंतिम वस्तु बनाने के लिए, रॉ मटेरियल का प्रयोग कर रहा है अंतिम वस्तु बनाने के लिए, उस कच्चे माल में वृद्धि हो जाए तो उसकी उत्पादन लागत बढ़ जाएगी। हो सकता है ऐसा। एक उत्पादक क्या करता है, देखिए एक उत्पादक की एक तो उत्पादन लागत होती है और वह जिस मूल्य पे चीज को बेचता है वह बेचता है। इन दोनों चीजों के बीच के अंतर को ही तो हम लाभ कहते हैं या मुनाफा कहते हैं, है ना। जितने की वो चीजें बेच रहा है और उसकी कुल उत्पादन लागत जितनी है उसके बीच के अंतर को ही हम लाभ कहेंगे। अब एक उत्पादन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अपने लाभ में वृद्धि करना। अब मान लीजिए ऐसा हो जाता है कि चीजें अंतिम वस्तुएं तो वह इतने की बेच रहा है, उत्पादन लागत उसकी उतने की है, पर किसी कारणवश उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती है। मान लीजिए कच्चे माल के दामों में वृद्धि हो जाए जो वह प्रयोग कर रहा है, या जिन मजदूरों को उसने वेतन पे रखा हुआ है अपने वहां उनका वेतन बढ़ जाए, वह मजदूर हड़ताल कर दें और कह दें हमारे जो वेतन है वह दुगना करो, तो उसकी जो वेतन लागत है वह बढ़ जाएगी। किसी भी कारण से यदि उसकी उत्पादन लागत बढ़ जाती है तो आपको नहीं लगता उसके इन दोनों चीजों के बीच का अंतर कम हो जाएगा? और इन दोनों चीजों के बीच का अंतर क्या है? लाभ। तो जब भी किसी उत्पादक के लिए उसकी उत्पादन लागत बढ़ जाती है तो उसका लाभ कट जाता है, कम हो जाता है। अब वह अपने लाभ को तो कम नहीं करना चाहता, तो वो क्या करेगा? वह अंतिम वस्तुओं के दाम ही बढ़ा देगा जिससे उसका लाभ उतना का उतना सुनिश्चित रह सके, है ना। तो जब उत्पादन लागत बढ़ती है तो कुछ समय के बाद उत्पादक अंतिम वस्तुओं के दाम बढ़ा देता है, और जब अंतिम वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं तो उपभोक्ता पे मार पड़ती है उसकी, तो उपभोक्ता के लिए मुद्रास्फीति हो जाती है। तो या तो आपूर्ति में कटौती या उत्पादन लागत में वृद्धि, दोनों ही चीजों को हम लागत जनित मुद्रास्फीति कहते हैं या आपूर्ति जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। दोनों ही नाम ठीक है, ठीक है। ऐसा तब होता है जब आपूर्ति में या तो बाधा आ जाए या उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाए। जैसे एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। आप सबने सुना होगा कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद कच्चे तेल के दामों में वृद्धि आई,
ये हम सभी ने सुना। अब मान लीजिए आप एक टैक्सी चलाने वाले हो, ठीक है, या मान लीजिए आपकी यातायात का व्यवसाय है आपका, आप यातायात की सेवाएं प्रदान करते हो, आपके ट्रक हैं, आपके ट्रैक्टर हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अब यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में वृद्धि आती है तो पेट्रोल और डीजल के दामों में भी वृद्धि आएगी। तो आप जो यातायात की सेवाएं प्रदान कर रहे हो, आपकी उत्पादन लागत भी तो बढ़ जाएगी, क्योंकि आप जो सेवाएं प्रदान कर रहे हो उसमें आपकी लागत क्या लग रही है, पेट्रोल डीजल की तो लागत लग रही है आपकी। यदि पेट्रोल डीजल ही महंगा हो जाता है और आप अपना जो अंतिम सेवा यातायात की सेवा बेच रहे हो उसके दामों में वृद्धि नहीं करते तो आपके लाभ में कटौती हो जाएगी। तो आप क्या करोगे, पेट्रोल डीजल के दामों के बढ़ने की वजह से आप क्या करोगे, अपनी जो यातायात की सेवाएं हैं उनके दाम बढ़ा दोगे ताकि आपका लाभ वहीं का वहीं खड़ा रहे या बढ़ जाए, है ना। तो सेवाएं महंगी हो जाएंगी यातायात की। पर इसका असल कारण क्या था, इसका असल कारण था कि कच्चा तेल जो आप एज रॉ मटेरियल जिसका प्रयोग करते हो अपनी सेवाओं का उत्पादन में, उसकी दाम वृद्धि हो जाती है ना। तो उत्पादन लागत बढ़ जाती है आपकी। तो इस कारण को हम लागत जनित मुद्रास्फीति कारण बोलेंगे। ठीक है जी। अब इसके बहुत सारे उदाहरण देख लेते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आप बताया प्रश्नों में आपके सामने उदाहरण ही दिए होंगे, आपको बस इस चीज का चयन करना है कि कौन सा उदाहरण लागत जनित है, कौन सा उदाहरण मांग जनित है। ठीक है। अब लागत जनित मुद्रास्फीति के कारण देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। बढ़ती वेतन लागत। देखिए, अब मैं एक कारखाना चला रहा हूं, मेरा एक व्यवसाय है जिसमें मैंने बहुत सारे मजदूरों को वेतन पे रखा हुआ है। अब मजदूर हड़ताल कर देते हैं जिसकी वजह से मुझे उनको ज्यादा वेतन देना पड़ता है। तो बतौर उत्पादक मेरी वेतन लागत भी तो बढ़ जाएगी, और वेतन लागत जो मेरी है वह मेरी उत्पादन लागत का ही तो एक भाग है। तो अगर मेरी वेतन लागत बढ़ जाती है तो मेरी कुल उत्पादन लागत भी बढ़ जाती है। और अभी मैंने बताया जब भी उत्पादन लागत बढ़ेगी तो हम अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के भी दाम में वृद्धि कर देगा उत्पादक। ठीक है। तो जब भी वेतन लागत बढ़ती है किसी भी व्यवसाय की तो लागत जनित मुद्रास्फीति होती है। अच्छा, कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि जब होगी तो लागत जनित मुद्रास्फीति है, तो मैं बता ही चुका हूं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, उच्च अप्रत्यक्ष कर। जब भी अप्रत्यक्ष कर में वृद्धि होती है सरकार द्वारा, अब यहां पे अप्रत्यक्ष कर है, जब भी अप्रत्यक्ष कर के दामों में अप्रत्यक्ष कर में वृद्धि होती है तब लागत जनित मुद्रास्फीति होती है। अब क्यों? देखिए, अप्रत्यक्ष कर देने की जिम्मेदारी जो है वह उत्पादक पे आती है ना। अब देखिए, जो उत्पादक है वह अपनी जेब से अप्रत्यक्ष कर नहीं कर देता है, वह अप्रत्यक्ष कर का बोझ आप पे लाद देता है। आप देते हो अप्रत्यक्ष कर, हां, सरकार उससे लेती है उत्पादक से। तो उत्पादक पे जो अप्रत्यक्ष कर लगाया जा रहा है उसका बोझ वह आप पे डाल देगा। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए मैं ये पेन उत्पादक हूं, ठीक है, और मैं ये पेन 10 रुपए का बेचना चाहता हूं, ठीक है, पर सरकार ने मुझे कहा हुआ है कि यदि मैं 10 रुपए का पेन बेचता हूं तो मुझे 2 रुपए का जीएसटी सरकार को जमा करवाना पड़ेगा। तो अब मैं ये पेन आपको अगर 10 रुपए का ही बेच देता हूं तो मुझे तो 8 रुपए ही बचेंगे, क्योंकि ये 2 रुपए तो सरकार के पास जाएंगे। मैं अपनी जेब से थोड़ी ये 2 रुपए दूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं इस 10 रुपए पे 2 रुपए और लगा के आपको बोलूंगा कि आप मुझे 12 रुपए दें अगर यदि ये पेन चाहते हैं तो मैंने इस पेन पे जीएसटी का बोझ जो था वह आप पे लाद दिया, जिसकी वजह से जो अंतिम वस्तुएं हैं उनकी कीमतें, उपभोक्ता के लिए जो दाम है वह बढ़ जाता है। अब यदि कल को सरकार जीएसटी 2 रुपए से 4 रुपए कर देती है तो यह अंतिम वस्तु का जो मूल्य है वह हो जाएगा 14 रुपए, और जब यह 14 रुपए हो जाएगा तो दाम वृद्धि नहीं हो रही। तो जब भी सरकार जीएसटी कर में वृद्धि करती है, जब भी सरकार अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि करती है, तब अंतिम वस्तुओं के दामों में वृद्धि होती है, जिसकी वजह से मुद्रास्फीति होती है। और इस मुद्रास्फीति को हम कहेंगे लागत जनित मुद्रास्फीति। बनती है बात, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं आपूर्ति या सरकारी नियमों द्वारा बाधित हो रही है। आपूर्ति सरकारी नियमों द्वारा बाधित हो रही है, इसे भी हम कहेंगे। मान लीजिए सरकार ना एक नया कानून लेके आती है, नया नियम लेके आती है, जिसके तहत
जिसके तहत सरकार ने कह दिया कि जो दालें होती हैं ना, उनका आयात नहीं होगा भारत में। मान लो सरकार ऐसा नियम ले आती है कि अब से दालों का आयात नहीं होगा भारत में, बाहर से दालें नहीं मंगवाई जाएंगी। अब आपके देश में दालों का जो उत्पादन है, खाने वाली दालों का जो उत्पादन है वह कम है, दालों की आपूर्ति कम है, दालों की मांग यहां पे है। यदि आप आयात को अलाउ कर देते हो, जब पहले आयात हो रहा था तब कुछ दालें तो आपके घर में बन रही थी, भारत देश में बन रही थी, कुछ आप बाहर से आयातित करके मांग और आपूर्ति में संतुलन पा सकते थे। पर अब जब से सरकार ने आयात बैन कर दिया है, आयात बंद कर दिया है दालों का, तो क्या हुआ, अब आपकी आपूर्ति नीचे गिर गई। तो सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम की वजह से जो कुल दालों की आपूर्ति है भारत देश में वह कम हो जाती है। पहले तो कुछ भारत से आती थी, कुछ बाहर से आयातित होती थी, पर अब बाहर से आयातित तो आपने हटा दी, अब भारत में तो कम ही है आपूर्ति, मांग वहीं की वहीं है। तो मांग यहीं की यहीं है पर आपूर्ति में कटौती आ गई, क्योंकि भारत सरकार ने कुछ कड़े फैसले उठाए, जिसकी वजह से मुद्रास्फीति होगी। इस मुद्रास्फीति को भी हम आपूर्ति जनित या लागत जनित मुद्रास्फीति कहेंगे। सरकार द्वारा लिए गए कुछ नियमों के द्वारा कई बार आपूर्ति में कटौती होती है, सरकार अप्रत्यक्ष कर बढ़ा देती है, उसकी वजह से भी आपकी मुद्रास्फीति होती है। ठीक है। अच्छा, तीसरा है रुपए का मूल्यह्रास। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। रुपए का मूल्यह्रास का मतलब क्या है? देखिए, मान लीजिए एक जो डॉलर है वह आज 50 रुपए का है। ठीक है, एक डॉलर 50 रुपए का है। यदि कल को एक डॉलर 70 रुपए का हो जाता है तो मैं कहूंगा रुपए में मूल्यह्रास हो गया है, रुपए का मूल्य गिर गया है। अब आपको पता है, जब भी रुपए का मूल्य गिरता है आपके देश में मुद्रास्फीति होती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी वस्तुएं आप बाहर से आयातित करते हैं, बाहर से मंगवाते हैं। अब बाहर से जब आप मंगवाएंगे तो उनका भुगतान, बाहर से जितने भी आप चीजें मंगवा रहे हैं उनका भुगतान आप रुपए में नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका में बैठा हुआ कोई एक्सपोर्टर अगर आपको कोई चीज बेच रहा है तो रुपए उसके किस काम के? अमेरिका में बैठा इंसान जो आपको कोई चीज बेच रहा है वह तो भुगतान चाहेगा डॉलर में ही। और क्योंकि डॉलर पूरे देश में ही, पूरे विश्व में ही इसको माना जाता है, इसको एक्सेप्ट किया जाता है डॉलर को, इसीलिए भारत देश जब भी कोई भी चीज आयातित करता है या कोई भी चीज बाहर से मंगवाता है उसका भुगतान वह डॉलर में ही करता है। चाहे वह कच्चा तेल हो, चाहे वह डिफेंस इक्विपमेंट हो, है ना, डिफेंस उपकरण हो, सब कुछ भारत डॉलर में ही भुगतान करके आयातित करवाता है। अब देखिए, मान लीजिए भारत देश बाहर से ही यह पेन मंगवा रहा है, ठीक है, और यह पेन अमेरिका में $1 का है, मान लीजिए ऐसा है। ठीक है, तो जब यह चल रहा है, जब रुपया आपका $1 के मुकाबले 50 रुपए का है, तब भारत में जो इंसान बाहर से ये पेन मंगवा रहा है उसे कितने खर्च करने पड़ रहे हैं? 50 रुपए, है ना। अब मान लीजिए आपके रुपए में मूल्यह्रास हो जाता है, आपका रुपया 50 से गिर के 70 हो जाता है। अब बाहर अंतरराष्ट्रीय बाजार में ये पेन आज भी $1 का है, पर क्योंकि आपका रुपया 50 से 70 हो गया है, आज आपको इस पेन को खरीदने के लिए 70 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। तो कई बार अंतरराष्ट्रीय चीजें महंगी नहीं होती, बस आपका रुपया गिर जाता है जिसकी वजह से भारत में वह चीजें महंगी हो जाती हैं। इसे भी हम लागत जनित मुद्रास्फीति कहेंगे। ठीक है, रुपए का मूल्यह्रास। और आखिरी जो सबसे सरल है जो कारण है वह देखिए, आपदाओं के कारण आपूर्ति में कटौती या आपूर्ति में जानबूझकर कटौती। ठीक है, मान लीजिए कोई आपदा आ गई, मान लीजिए सऊदी अरब में भूकंप आ जाता है जिसकी वजह से कच्चे तेल की आपूर्ति में गिरावट हो जाती है। सऊदी अरेबिया अब कच्चे तेल का उत्पादन नहीं कर पा रहा, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की जो आपूर्ति है वो गिर जाएगी, जिसकी वजह से मुद्रास्फीति होगी, है ना। तो किसी आपदा की वजह से भी कई बार ऐसा हो जाता है। जैसे 2011 में ना जापान में फुकुशिमा एक जगह है, वहां पे भूकंप आ गया था और वहां पे एक तरह की न्यूक्लियर आपदा आ गई थी, तो जिसकी वजह से जापान जो चीजें पूरे विश्व को बेचता है वह जापान ने बेचनी बंद कर दी, उनका उत्पादन बंद कर दिया, क्योंकि आपदा की स्थिति थी। ठीक है, जिसकी वजह से वह जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण थे जिन्हें जापान पूरे विश्व में बेचता है,
उनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कटौती देखी गई, आपूर्ति में कटौती देखी गई, जिसकी वजह से मांग तो उन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का थी ज्यादा, पर उनकी आपूर्ति गिरने की वजह से उनमें मुद्रास्फीति आ गई। तो वह मुद्रास्फीति क्यों आई? क्योंकि आपूर्ति में बाधा आई थी, और आपूर्ति में बाधा आने वाले कारणों को हम कहते हैं लागत जनित मुद्रास्फीति। ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ उत्पादक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जानबूझ के उत्पादन कम कर देते हैं, जैसे सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और ये जितने भी कच्चे तेल के उत्पादक हैं, इन्होंने अपना ना एक समूह बनाया हुआ है, ठीक है, ताकि ये अपने इंटरेस्ट को देख रेख कर सके उसकी। तो कई बार इनके समूह ने ऐसे निर्णय लिए हैं, क्योंकि ना कई बार ऐसा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बहुत ज्यादा गिर गए थे, अब इन्हें नुकसान होने लग गया है ना। तो इस समूह को हम कहते हैं ओपेक। मैं बताऊंगा, आगे हम करेंगे, ठीक है। तो जितने भी कच्चे तेल के उत्पादक हैं, देश हैं, इन्हें ओपेक कहते हैं। इनके समूह ने क्या निर्णय लिया कि देखो कच्चे तेल के दामों में गिरावट हो रही है, इससे हमें बहुत नुकसान हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, कच्चे तेल का उत्पादन ही गिरा देते हैं, हम उत्पादन कम कर देंगे। सभी देश मिलकर यह निर्णय लेते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, कच्चे तेल का उत्पादन गिरा देते हैं। ये इतना ज्यादा गिरा देते हैं कि जितनी मांग थी उससे भी ज्यादा गिर जाता है। तो कई बार जानबूझ के भी आपूर्ति में बाधा जनरेट की जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से लागत जनित मुद्रास्फीति होती है। ठीक है। तो इस पे मैंने काफी समय लगा दिया, पर मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि आपको ये दोनों कारण या ये दोनों कारणों के वर्ग, इनके समूह अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम एक और अवधारणा से परिचित होते हैं। उस अवधारणा को कहते हैं वेतन मूल्य कुंडली या वेतन मूल्य स्पाइरल। अंग्रेजी में वेतन को कहते हैं वेज, और मूल्य को कहेंगे प्राइस, और कुंडली को कहेंगे स्पाइरल। वेतन मूल्य कुंडली। अब इससे अभिप्राय क्या है मेरा? देखिए, कई बार वेतन और मूल्य, चीजों का मूल्य इस हिसाब से कुंडली रूप में फंस जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को बढ़ाते रहते हैं। अब ये कैसे होता है, ध्यान से सुनना। एक उदाहरण आपको देता हूं। मान लीजिए भारत में जितने भी मजदूर हैं, जितने भी लोग श्रम करते हैं, मजदूरी करते हैं, वह किसी एक विशिष्ट धर्म गुरु को मानते हैं। मान लीजिए ऐसा हो जाता है, ठीक है। और वह धर्म गुरु कहता है कि कल को मुद्रास्फीति होने वाली है, कल को बहुत ज्यादा दामों में वृद्धि आएगी, और क्योंकि ये सारे जो श्रमिक हैं, क्योंकि ये सारे जो मजदूर हैं, ये इस धर्म गुरु की एक एक बात को सत्य मानते हैं, इसीलिए उनकी कही हुई ये बात वह सत्य मान लेंगे। उन्हें भी ये बात की अपेक्षा हो जाएगी कि भविष्य में मुद्रास्फीति होने वाली है, क्योंकि बाबा जी ने कहा है। ऐसा हो सकता है ना। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि यदि आप मुद्रास्फीति की अपेक्षा भर भी करते हो तब भी मुद्रास्फीति हो जाती है। तो क्योंकि इस धर्मगुरु ने ऐसा भ्रम फैला दिया, इस विशिष्ट धर्मगुरु ने ऐसा भ्रम फैला दिया, इसकी वजह से सारे श्रमिकों को लगता है कि कल को मुद्रास्फीति होगी। अब देखिए, अगर मुद्रास्फीति होगी तो उनका तो खर्चा हिल जाएगा, उनका घर का घरेलू बजट हिल जाएगा, है ना। ऐसा हो सकता है। तो वह सारे जितने भी श्रमिक हैं अपने उद्योगपतियों के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हमारे वेतन में वृद्धि कीजिए, हमारे वेतन में वृद्धि कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में दाम वृद्धि होने वाली है, हमें अपना घर भी चलाना है। इतने वेतन से तो हम अपना घर नहीं चला पाएंगे, क्योंकि भविष्य में दाम वृद्धि होने वाली है। अब वह उद्योगपति उन्हें समझाने की कोशिश करेगा कि देखिए, आपको किसने कह दिया कि दामों में वृद्धि होने वाली है? दामों में कोई वृद्धि नहीं होने वाली है, आप चिंता ना कीजिए। पर फिर भी क्योंकि धर्मगुरु की बात अटल सत्य है, इसीलिए ये सारे श्रमिक कहने लग जाएंगे कि नहीं, मुद्रास्फीति होगी, हमारे वेतन में बढ़ोतरी कीजिए। अब चाहे धर्मगुरु की बात अटल सत्य है या उनकी अपेक्षा पे उनका बहुत ज्यादा नियंत्रण है, उन्हें सचमुच में लगता है कि मुद्रास्फीति होने वाली है, दोनों में से कोई भी कारण हो सकता है। धर्मगुरु आप हटा भी दें, अगर यदि सभी श्रमिकों को लगने लग जाए मुद्रास्फीति होके ही रहेगी, तो वह पीछे पड़ जाएंगे उद्योगपतियों के कि आप हमारे वेतन बढ़ाइए। अब यदि उद्योगपति उनकी बात मान लेता है तो वेतन में वृद्धि हो जाएगी। अगर उद्योगपति उनकी बात नहीं मानता तो इनका विश्वास इतना अडिग था,
इनकी अपेक्षा इतनी अधिक थी कि ये पीछे पड़ जाएंगे उद्योगपति के, धरना प्रदर्शन वगैरह वगैरह करेंगे, जिसकी वजह से थक हार के उद्योगपति को वेतन में वृद्धि करनी पड़ेगी। अब देखिए होगा क्या, जैसे ही उद्योगपति, सभी जितने भी उद्योगपति हैं भारत में, वे सभी के वेतनों में वृद्धि करेंगे। जैसे ही करेंगे तो सभी उद्योगपतियों की जो वेतन लागत है और जो उत्पादन लागत है उसमें वृद्धि आ जाएगी। और अभी थोड़ी देर पहले हमने किया है कि जैसे ही उत्पादन लागत में वृद्धि होती है, अंतिम वस्तुओं के दामों में भी वृद्धि हो जाती है। तो जैसे ही इनकी वेतन की मांग को मान लिया जाएगा और उत्पादन लागत बढ़ जाएगी, मुद्रास्फीति हो जाएगी। जैसे ही मुद्रास्फीति होगी, ये जो मजदूर थे, ये जो श्रमिक थे, ये क्या कहेंगे, देखा हमारे बाबा जी ने तो सही कहा था, बिल्कुल सही बात है, मुद्रास्फीति भविष्य में बढ़ने वाली है, हमारा विश्वास बिल्कुल सत्य था। और अब तो हमें पता चला है कि मुद्रास्फीति और बढ़ जाएगी, क्योंकि बढ़ी है मुद्रास्फीति, तो मुद्रास्फीति तो बढ़ती रहेगी। इसीलिए वह अपने उद्योगपतियों के पास फिर चले जाएंगे, आप वेतन में वृद्धि कीजिए, हम अपना घर नहीं चला पा रहे हैं। उद्योगपति को फिर से वेतन बढ़ाना पड़ेगा, उससे उत्पादन लागत फिर बढ़ जाएगी, मुद्रास्फीति और बढ़ जाएगी। इसकी वजह से वेतन की मांग और ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से उत्पादन लागत और ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से मुद्रास्फीति और ज्यादा आएगी, बढ़ जाएगी। और उच्च मुद्रास्फीति और ये जो अधिक वेतन की मांग है, ये एक चक्र में फंस जाएंगे, एक चक्रव्यूह में फंस जाएंगे, इस कुंडली में फंस जाएंगे, और ये होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। ऐसा बहुत बार होता है, हर देश में होता है। तो इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए बहुत बार जो आपके रिजर्व बैंक होते हैं या जो सरकार होती है, उसको हस्तक्षेप करना पड़ता है, कुछ ऐसे नियम लेके आने पड़ते हैं जिसकी वजह से यह चक्रव्यूह टूट जाए। नहीं तो यह चक्रव्यूह एक बार फंस गया तो ये चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, और मुद्रास्फीति की दर बढ़ती जाएगी। इसीलिए इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए बीच में सरकारी हस्तक्षेप महत्वपूर्ण हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। ठीक है, पर आपको पता चल गई ना ये अवधारणा कि यह जो वेतन मूल्य चक्रव्यूह है या जो वेतन मूल्य कुंडली है, ये क्या होती है। अब ये इसकी शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि किसी धर्म गुरु ने ऐसा कह दिया या अपेक्षा हो गई कि इन सबको मजदूरों को, जरूरी नहीं है इस वजह से शुरुआत हुई हो इस चक्रव्यूह की। ऐसा भी हो सकता है कि बस वैसे ही बहुत सारे उद्योगपतियों ने वेतन बढ़ा दिया, ठीक है, जिसकी वजह से मुद्रास्फीति हो गई। अब मुद्रास्फीति हो गई तो अब वेतन की मांग बढ़ जाएगी, ठीक है। तो कई बार उद्योगपतियों की उदारता की वजह से यह चक्रव्यूह की शुरुआत होती है, कई बार ऐसे हो जाता है, कई बार अपेक्षाओं की वजह से यह चक्रव्यूह की शुरुआत हो जाती है, इसका आरंभ हो जाता है। कारण कोई भी हो सकता है इस चक्रव्यूह की शुरुआत क्या, किंतु यह चक्रव्यूह जरूर बन जाता है और इसमें सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है, ठीक है। तो यह है आपका वेतन मूल्य कुंडली की अवधारणा, या वेतन मूल्य चक्रव्यूह भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। अब वही बात है, यहां पे परिभाषा भी देख लेते हैं। यह एक व्यापक आर्थिक सिद्धांत है जो बढ़ते वेतन और मुद्रास्फीति के बीच कारण और प्रभाव संबंध, कारण और प्रभाव संबंध। मुद्रास्फीति का कारण क्या था? मुद्रास्फीति का कारण क्या था? वेतन में वृद्धि। वेतन में वृद्धि का कारण क्या बना? उच्च मुद्रास्फीति। तो इसके होने की वजह से इसकी मांग बढ़ी, इसका प्रभाव इस पे पड़ा और यह इसका कारक बना, है ना। तो कारण और प्रभाव का इन दोनों में संबंध आ जाएगा। कारण भी है दोनों एक दूसरे का, प्रभाव भी है दोनों एक दूसरे का, प्रभाव भी डाल रहे हैं एक दूसरे पे, ठीक है। तो कारण और प्रभाव संबंध की व्याख्या करता है यह सिद्धांत, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मुझे आशा है कि आपको सभी चीजें समझ आ रही हैं। यदि नहीं समझ आती तो सदुपयोग कीजिए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन का, बताइए मुझे कि क्या समझ नहीं आया है। चलिए अब हम बात करते हैं वही वास्तविक और नॉमिनल की, ठीक है। अब वास्तविक नॉमिनल जीडीपी हम कर चुके हैं, है ना। आज हम बात करेंगे वास्तविक और नॉमिनल ब्याज दर की, ठीक है। अब देखिए नॉमिनल ब्याज दर क्या होता है, पहले तो उसकी बात कर लेते हैं। मान लीजिए यह इंसान है ए, ठीक है, यह एक इंसान है, यह एक ऋण करता है, ठीक है। ये इसका कार्य है, इसका काम है कि भिन्न लोगों को ऋण प्रदान करना। यह एक बैंक भी हो सकता है, एक विशिष्ट व्यक्ति भी हो सकता है जो पूरे समाज को ऋण प्रदान करता है, आर्थिक ऋण प्रदान करता है, आर्थिक ऋण से मदद करता है उनकी, हो सकता है यह एक ऋण करता है। और मान लीजिए एक और इंसान है बी, यह एक उधार करता है, यह उधार ले रहा है,
ठीक है। अब मान लीजिए बी ने ए के पास मांग रखी कि देखिए महाशय, मुझे 100 रुपए का ऋण चाहिए, मुझे जरूरत है, मुझे बहुत ज्यादा तंगी हो रही है, तो आप मुझे 100 रुपए का ऋण प्रदान करें। अब ए, क्योंकि इसका कार्य ही यही है कि यह ऋण प्रदान करता है सभी लोगों को, तो यह मान जाएगा और यह इसको 100 रुपए का ऋण प्रदान करेगा। पर आप जानते हो जितने भी ऋणकर्ता होते हैं वह ऐसे मुफ्त में तो पैसा बांटने बैठे नहीं है, वह भी तो पैसा कमाने बैठे हैं, वह भी तो लाभ कमाने बैठे हैं। तो देखिए ये ए बी को कहेगा कि मैं तुझे 100 रुपए का ऋण प्रदान करता हूं, इस ऋण की अवधि होगी 1 साल की, 1 वर्ष की इसकी ऋण की अवधि होगी और इस ऋण पे ब्याज दर मैं रख रहा हूं 7% की। ठीक है, तो याद रहे मैं तुझे आज 100 रुपए का ऋण दे रहा हूं, पर 1 साल बाद तुझे मुझे वापस 107 रुपए लौटाने हैं, है ना। यही ऋण की सारी प्रणाली है, ऋण ऐसे ही चलता है, उसमें एक विशिष्ट अवधि बताई जाती है, ठीक है, और विशिष्ट अवधि का उल्लेख होता है पूरे ऋण के डॉक्यूमेंट पे और उस पे ब्याज दर का उल्लेख होता है ना। तो ए ने बी को ऋण दिया 100 रुपए का 7% के ब्याज दर पे, मतलब 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष पश्चात इसे 107 रुपए वापस मिलेंगे। हो गई बात पूरी, ठीक है। अब इस 7% वाले ब्याज दर को मैं कहूंगा नॉमिनल ब्याज दर। ठीक है, यह नॉमिनल ब्याज दर है। ठीक है, अब जैसे ही नॉमिनल ब्याज दर में मैं मुद्रास्फीति घुसा दूंगा ना, आप देखोगे कि परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी, परिवर्तित हो जाएंगी। अब देखिए कैसे। ए ने बी को 7% के नॉमिनल ब्याज दर पे ऋण दे दिया। अब मान लीजिए उस समय मुद्रास्फीति की दर चल रही थी 4% की, मान लीजिए ऐसा है, ठीक है। मुद्रास्फीति की दर चल रही थी 4% की, यानी कि ए आज जो चीज 100 रुपए की खरीद सकता है, 1 वर्ष पश्चात वही चीज 104 रुपए की हो जाएगी। अब ए ने बी को 7% पे ऋण दिया है, ए के हिसाब से उसे 7% का लाभ होगा, है ना। ये 100 रुपए पड़े पड़े तो ऐसे ही रह जाते, पर क्योंकि ए ने बी को ऋण दे दिया तो इस पे वह 7% का लाभ कमा रहा है। यह लाभ वह नॉमिनल कमा रहा है। वास्तविक रूप से देखा जाए तो वह कितने का लाभ कमा रहा है? देखिए, वास्तविक रूप से देखा जाए तो आज जो चीज 100 रुपए की है, 1 वर्ष पश्चात वह चीज 104 रुपए की हो जाएगी। ठीक है, तो जो चीज वह आज 100 रुपए की खरीद सकता है, उसे खरीदने के लिए उसे 104 रुपए लगाने पड़ेंगे। बनती है बात। तो वास्तविक रूप से देखा जाए तो उसे लाभ कितने का हो रहा है? मात्र 3 रुपए का लाभ हो रहा है उसे, क्योंकि आज उसके पास 107 रुपए है। 100 रुपए की चीज वह आज खरीदने जाएगा तो उसे 104 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। 104 रुपए खर्च करने के बाद 3 रुपए का लाभ हुआ है उसे। तो वास्तविक लाभ जो उसे हुआ है वह 3% का हुआ है, और इसी 3% को मैं कहूंगा वास्तविक ब्याज दर। नॉमिनल ब्याज दर थी 7% की, वास्तविक ब्याज दर होगी 3% की। अब आप देखिए, जितनी ज्यादा मुद्रास्फीति की दर होगी उतना ही ज्यादा लाभ घटता जाएगा ए का। यदि यह मुद्रास्फीति की दर 10% होती, यदि यह मुद्रास्फीति की दर 10% होती, तो आज जो चीज 100 रुपए की है वह कल को होती 110 रुपए की, और इसके पास 100 रुपए इसने जो ऋण दिया है उस पे ये 107 रुपए इसके पास वापस लौट रहे हैं, यानी कि इसको तो नुकसान हो गया 3 रुपए का। तो आप देखिए, ऋणकर्ता के लिए मुद्रास्फीति दर क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जितनी ज्यादा मुद्रास्फीति दर होगी उतना ही ज्यादा नुकसान होगा ऋणकर्ता को, है ना। यदि मुद्रास्फीति दर 1% होती तो मैं कह सकता हूं कि ऋणकर्ता को लाभ हो रहा है 6% का, है ना।
कह सकता था। तो जितनी ज्यादा मुद्रास्फीति दर होती है उतना ही लाभ घट जाता है आपके ऋणकर्ता का। ठीक है, और यही बात मेरा मित्र मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था। यही बात तो वो समझाने की कोशिश कर रहा था कि देख, मुद्रास्फीति बढ़ती जाएगी, तेरे पास अगर 100 रुपए हैं तो उसे कहीं लगा दे, चाहे किसी को ब्याज पे पैसा दे दे, पर पैसा कमा ले, नहीं तो नुकसान होता जाएगा। यही बात तो मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था, है ना। और देखिए, मैं तो ऐसा मानता हूं ये कलयुग का दौर चल रहा है। ठीक है, यहां अर्थशास्त्र का बोध होना बहुत जरूरी है। शास्त्रों में हमारे ये लिखा हुआ है कि देखिए, एक मनुष्य के 4 मुख्य उद्देश्य होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यही 4 उद्देश्य हैं, हमारे वेदों में लिखा हुआ है। पर मैं मानता हूं कि कलयुग के इस युग में अर्थ सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। और ये बात मैं नहीं कह रहा, आप मुझे लालची कह सकते हो इस वजह से कि जितने भी 4 मुख्य उद्देश्य लिखे हुए हैं, जिनका वर्णन किया हुआ है हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, मैं उसमें से अर्थ का चुनाव क्यों कर रहा हूं, अर्थशास्त्र का चुनाव क्यों कर रहा हूं, पैसे का चुनाव क्यों कर रहा हूं? मैं तो पक्का लालची हूं। पर देखिए, यह सिर्फ मैं बात नहीं कर रहा, यह बात एक बहुत ही महान इंसान ने, महान व्यक्ति ने की थी ईसा पूर्व काल में। उन्होंने कहा था कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एक व्यक्ति के लिए भी और एक राष्ट्र के लिए भी अर्थ होता है। उस महान व्यक्ति का नाम है चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। इसीलिए उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था, क्योंकि उनके हिसाब से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों में अर्थ सबसे महत्वपूर्ण है। और आप देख लीजिए, जिसको अर्थशास्त्र का बोध होता है वही अपने आप को बचा पाता है। मेरे मित्र को अर्थशास्त्र का बोध था, इसीलिए वह इस दिशा में सोच पा रहा था। मुझे था नहीं, मैं सोच ही नहीं रहा था और अपना नुकसान करवा ही जा रहा था। उसे था, इसीलिए वह अपना बचाव कर पा रहा था। जो भी चीजें हो रही हैं उसे पता था, आंतरिक गतिविधियां अर्थव्यवस्था की, इसकी वजह से अपनी आर्थिक वृद्धि वह करवा पा रहा था। अपनी आर्थिक जो उसके समीकरण बने हुए थे, जो उसकी आर्थिक स्थिति थी, उसको वह बचा पा रहा था। वह इसीलिए कर पा रहा था। ठीक है, इसीलिए सभी छात्रों से मेरा निवेदन है, चाहे परीक्षा के लिए पढ़ें या ना पढ़ें, अर्थशास्त्र का बोध होना महत्वपूर्ण है। चलिए वापस से विषय पे आते हैं। अब देखिए, यहां आप देख सकते हैं कि नॉमिनल ब्याज दर इतनी है और वास्तविक ब्याज दर इतनी है। इन दोनों में अंतर किस चीज का है? मुद्रास्फीति दर का, है ना। तो यह है परिभाषा वास्तविक ब्याज दर की। नॉमिनल ब्याज दर में से घटा दें मुद्रास्फीति दर तो आपको वास्तविक ब्याज दर मिलती है। यह वास्तविक लाभ है आपका, यदि आप किसी को ऋण दे रहे हैं। बैंकों को वास्तविक लाभ यह होता है, बैंकों ने यदि ब्याज दर रखी है 7% की और उस वक्त अगर मुद्रास्फीति दर चल रही है 4% की, तो बैंक ये जानते हैं, भली भांति उन्हें इस बात का पता है कि उनकी वास्तविक जो उनको लाभ हो रहा है, वास्तविक जो उनकी ब्याज दर है, वह 3% की ही है। और इस चीज का प्रयोग सिर्फ बैंक नहीं करते, जितने भी निवेशकर्ता हैं वह सभी करते हैं। मेरा मित्र भी यही कर रहा था। मेरा मित्र कह रहा था कि यहां निवेश कर दे, यहां पे तेरे को 10% की धन वृद्धि मिलेगी। मुद्रास्फीति दर 6% चल रही है, कम से कम 4% का तो तू वास्तविक रूप से लाभ कमा सकता है ना। वह भी इसी दिशा में सोच रहा था और मेरा इसी दिशा में दिशा निर्देश करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, वो अपने इस प्रयास में सफल हुआ, मैं फिर अर्थशास्त्र में घुस गया उसके बाद, और मैं चाहूंगा मैं भी अपने प्रयास में सफल हूं आपके प्रति। आप भी अर्थशास्त्र में घुसें, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है सभी नागरिकों के लिए, सभी के लिए, हमारे देश के हर एक व्यक्ति के लिए। खैर, नॉमिनल ब्याज दर में से घटा दें मुद्रास्फीति दर तो आपको मिलती है वास्तविक ब्याज दर। और ये जो समीकरण है, ये जो इक्वेशन है, इसे फिशर इक्वेशन कहते हैं, फिशर समीकरण कहा जाता है, क्योंकि अंग्रेजी एक वैज्ञानिक थे, अंग्रेजी एक अर्थशास्त्र थे, जिन्होंने यह समीकरण की उत्पत्ति की थी या जिन्होंने यह समीकरण बनाया था। उन्होंने इस चीज का आइडिया दिया, उन्होंने यह विचारधारा हमारे सामने प्रस्तुत की कि देखिए, सिर्फ इस पे ना जाइए, इसको भी ध्यान में रखिए। यह कहा था आर्थर फिशर ने। ठीक है, और इसीलिए इसे हम फिशर समीकरण कहते हैं। नॉमिनल ब्याज दर या नाम मात्र, नॉमिनल को हम नाम मात्र भी कह देते हैं, नाम मात्र ब्याज दर में से घटा दे वास्तविक मुद्रास्फीति दर तो आपको मिलती है वास्तविक ब्याज दर। वास्तविक रूप से आपको यह फायदा हो रहा है। ठीक है, अच्छा, दोबारा से इस उदाहरण पे आते हैं। ठीक है,
देखिए, जितनी ज्यादा मुद्रास्फीति होती है उतना ज्यादा ऋणकर्ताओं को नुकसान तो होता है, बिल्कुल होता है, पर आपको पता है जो ऋण ले रहे हैं उनको फायदा होता है इस चीज का। दोबारा से यही मैं देता हूं आपको। ए ने बी को 100 रुपए का ऋण दिया, 7% पे दिया, 1 वर्ष के लिए दिया। ठीक है, अब यह तो हो गई आपकी नॉमिनल ब्याज दर। मान लीजिए इस बार इस उदाहरण में मुद्रास्फीति दर चल रही है 10% की। यदि मुद्रास्फीति दर 10% की चलती है तो ऋणकर्ता को नुकसान होगा, 3% का नुकसान होगा उसे, है ना। यदि मुद्रास्फीति दर 10% की है, ऋणकर्ता को तो नुकसान होगा, पर आपको पता है उधारकर्ता को लाभ होगा। कैसे उधारकर्ता को लाभ होगा? देखिए, यदि यह ए बी को ऋण दे देता है, बी क्या करता है, बी 100 रुपए की कोई वस्तु खरीद लेता है। ये जो 100 रुपए इस बी के पास आए हैं, यह 100 रुपए की कोई वस्तु खरीद लेगा। ठीक है, 1 वर्ष पश्चात यह जो वस्तु हो जाएगी यह 110 रुपए की हो जाएगी। पर 1 वर्ष पश्चात इसकी एक और जिम्मेदारी है, ए को 107 रुपए वापस करने। अब बी क्या करेगा, इस 100 रुपए की वस्तु जो 1 वर्ष पूर्व 100 रुपए की वस्तु थी, आज 110 रुपए की हो गई है, वह इस 110 रुपए की वस्तु को बेच देगा। उससे इसके पास 110 रुपए अर्जित होंगे, इसके पास आएंगे, उसमें से यह 107 रुपए वापस दे देगा और 3 रुपए का लाभ कमा लेगा, है ना। तो मुद्रास्फीति दर यदि ज्यादा है तो उधारकर्ता को फायदा है, ऋणकर्ता को नुकसान है। और मुद्रास्फीति दर यदि कम है तो ऋणकर्ता को फायदा है, उधारकर्ता को नुकसान है। इन दोनों का विपरीत ही संबंध चलता है, हमेशा ये याद रखना, दोनों का विपरीत संबंध है। यदि आप उधारकर्ता वाली बात नहीं भी समझे तो ऋणकर्ता वाली बात तो समझ गए थे। याद रखना, ऋणकर्ता का जो लाभ है वह मुद्रास्फीति के साथ नकारात्मक संबंध में जुड़ा हुआ है। मुद्रास्फीति दर बढ़ेगी तो ऋणकर्ता का लाभ घटेगा, मुद्रास्फीति दर कम होगी, ऋणकर्ता का लाभ बढ़ेगा। ठीक है, और बिल्कुल इसके विपरीत उधारकर्ता की परिस्थितियां हैं। ठीक है, बनती है बात। ठीक है, तो ज्यादा मुद्रास्फीति नुकसान पहुंचाती है ऋणकर्ता को, पर लाभ पहुंचाती है उधारकर्ता को। कम मुद्रास्फीति लाभ पहुंचाती है ऋणकर्ता को और नुकसान पहुंचाती है उधारकर्ता को। ठीक है, तो ये वास्तविक ब्याज दर आप समझ गए और इसका संबंध मुद्रास्फीति के साथ कैसा है वह भी आप समझ गए। ठीक है, बस इसी से जुड़ी एक और चीज है, मैंने आपको बताया था वास्तविक वेतन की भी अवधारणा हमने करनी है। अब वास्तविक वेतन क्या है? देखिए, मान लीजिए मैं एक ऐसी कंपनी में काम करता हूं जहां पे मुझे प्रति माह 10,000 रुपए मिलते हैं, प्रति माह मुझे 10,000 रुपए मिलते हैं। ठीक है, अब मेरा जो कंपनी का मालिक है वो बहुत उदार दिल का है। उसने कहा है कि देखो, हर साल मैं तुम्हारे वेतन में 10% की वृद्धि करूंगा, हर साल मैं तुम्हारे वेतन में 10% की वृद्धि करूंगा, तो अगले साल मुझे 10,000 के बजाय 11,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो मैं खुश हूं कि मेरे वेतन में वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है, मैं बहुत खुश हूं। पर क्योंकि मुझे अर्थशास्त्र का बोध नहीं है, वही मेरे मित्र का उदाहरण सामने आ जाता है, क्योंकि मुझे अर्थशास्त्र का बोध नहीं है तो मैंने संपूर्ण चित्र का आकलन नहीं किया, संपूर्ण चीज को, इस संपूर्ण इस परिस्थिति को संपूर्ण रूप से मैंने नहीं समझा है। देखिए, मैं तो खुश हो गया कि मुझे 10% की जो वेतन वृद्धि मिल रही है, मैं खुश हूं, पर मैंने ध्यान नहीं दिया कि अभी मुद्रास्फीति दर क्या चल रही है। मुद्रास्फीति दर चल रही है मान लो 15% की। तो जो चीज मैं आज खरीद सकता था 10,000 रुपए की, अगले साल वही सारी चीजें 11,500 की हो जाएंगी, है ना। जो चीजें, जो मेरा बजट था, घरेलू बजट था, जिन जिन चीजों को मैं खरीद रहा था, जिन जिन चीजों को मेरा घर चलाने के लिए मैं खरीद रहा था, उनका अगर
मुझे खर्च करना पड़ रहा था 10,000, तो उन्हीं चीजों को खरीदने के लिए मुझे अगले वर्ष 11,500 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि मुद्रास्फीति की दर 15 चल रही है। पर मेरा जो उद्योगपति है, मेरा जो फैक्ट्री का मालिक है, उसको तो मैंने उदार दिल समझ लिया। उसने मुझे 10% का वेतन में वृद्धि दे दी, 10% की, तो मुझे लगा बहुत उदार दिल है मालिक, बहुत अच्छी बात है। पर असल में क्या हुआ, एक वर्ष पूर्व जो चीजें मैं खरीद सकता था, आज मैं वह चीजें भी नहीं खरीद सकता। मेरे जो उद्योगपति था, मेरा जो उद्योग का मालिक था, उसने 10% तो दे दिया, पर मेरी स्थिति तो और खराब हो गई। जो चीजें मैं खरीद सकता था, आज 500 रुपए मेरे पास उससे कम है, 5% मैं पीछे हूं। दिखने में तो 10% की वृद्धि है और मेरा उद्योगपति उदार दिल है, पर असल में तो मुझे नुकसान हो रहा है। असल में इतना उदार दिल नहीं है जितना मैं उसको क्रेडिट दे रहा था। यह कैसे पता चलेगा? अर्थशास्त्र के बोध से ही पता चलेगा। ठीक है, बनती है बात। चलिए आगे चलते हैं। तो वास्तविक वेतन इस स्थिति में क्या होगा? वास्तविक वेतन में वृद्धि, नॉमिनल वेतन में वृद्धि मुझे 10% की हो रही थी, पर वास्तविक वेतन में वृद्धि मुझे हो रही थी नकारात्मक 5% की। नकारात्मक चिन्ह लग जाएगा आगे यदि मुद्रास्फीति दर 15% की है। तो वेतन वृद्धि भी क्या होती है? वेतन वृद्धि की भी वही फिशर इक्वेशन ही है। देखिए, नॉमिनल वेतन वृद्धि में से जब आप मुद्रास्फीति घटा देते हो तो आपको मिलती है वास्तविक वेतन वृद्धि, जो इस उदाहरण में -5% की थी। हां, अगर मुद्रास्फीति दर 2% की होती तो मेरी वास्तविक वेतन वृद्धि होती 8% की और नॉमिनल वेतन वृद्धि होती 10% की। ठीक है, चलें आगे। चलो अब हम करते हैं फिलिप्स वक्र। देखिए, फिलिप्स वक्र महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वक्र आपको जानकारी देता है मुद्रास्फीति दर और बेरोजगारी दर के बीच के संबंध की। मुद्रास्फीति का प्रभाव बेरोजगारी पे पड़ता है, इसीलिए आरबीआई और सरकारें मुद्रास्फीति पे खास ध्यान देती हैं, क्योंकि मुद्रास्फीति का असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है बेरोजगारी पे। अब यह जो संबंध है मुद्रास्फीति का और बेरोजगारी का, इसे समझाया था आर्थर फिलिप्स ने, इसीलिए, और एक वक्र के द्वारा समझाया था। लेखा चित्र पे उन्होंने एक वक्र बनाया था। तो उस वक्र को देखते हुए हम संबंध को समझ सकते हैं, जो है मुद्रास्फीति दर और बेरोजगारी दर का, और यह करा था आर्थर फिलिप्स ने, इसीलिए इसे फिलिप्स वक्र कहते हैं। अब इस वक्र को ध्यान से देखिए, यह नीचे ढलता हुआ वक्र है। यहां पे है मुद्रास्फीति दर और यहां पे है बेरोजगारी दर। अब इस वक्र को अगर हम देखें तो हम यह पा सकते हैं कि देखिए, जैसे जैसे मैं मुद्रास्फीति बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे बेरोजगारी कम होती जाती है। इस वक्र को अगर हम ध्यान से देखें तो जैसे जैसे मैं मुद्रास्फीति बढ़ाते जा रहा हूं वैसे वैसे बेरोजगारी कम होती रहती है और रोजगार बढ़ता जाता है। तो अच्छी खबर है, ये तो मुद्रास्फीति का अच्छा प्रभाव है। मुद्रास्फीति जितनी ज्यादा हो उतना लोगों को रोजगार मिलता है, एज पर फिलिप्स वक्र। अब आर्थर फिलिप्स ने इसको कैसे समझाया, इसकी व्याख्या कैसे की, इस वक्र की व्याख्या क्या की? उन्होंने समझाया, उन्होंने कहा देखो, जब भी मुद्रास्फीति होती है तो सभी चीजों के दामों में वृद्धि होती है। और याद कीजिए, जो पहला लेक्चर मैंने कराया था व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित, उसमें मैंने आपको मांग वक्र और आपूर्ति वक्र दोनों बताए थे, है ना? तो आपूर्ति वक्र जब हम एक उत्पादक के दृष्टिकोण से देख रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे दाम बढ़ते जाते हैं, उत्पादक लाभ के लालच में अपना उत्पादन भी बढ़ाता रहता है। तो जैसे जैसे किसी चीज के दाम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उत्पादन बढ़ता जाता है। यही तो था आपूर्ति वक्र, सप्लाई वक्र, है ना? तो यदि मुद्रास्फीति हो रही है तो चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, चीजों के दाम बढ़ रहे हैं तो जितने भी उत्पादक हैं वे अपना उत्पादन बढ़ाना चाहेंगे। तो उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्हें एक और फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, एक और कारखाना लगाना पड़ेगा, और वह अपना उत्पादन बढ़ाते रहना चाहते हैं तो वो अन्य और कारखाने लगाते जाएंगे। अब जैसे जैसे वे कारखाने लगाते जा रहे हैं तो उन कारखानों में वेतन पे आप श्रमिकों को ही तो हायर करोगे, श्रमिकों को ही तो लेके आओगे। तो जितने कारखाने बनेंगे उतने ही ज्यादा रोजगार उत्पन्न होगा, है ना?
तो मुद्रास्फीति जब ज्यादा होती है तो रोजगार उत्पन्न होता है, क्योंकि और कारखाने उत्पन्न होते हैं जहां पे श्रमिकों को रोजगार मिलेगा, है ना। तो इस हिसाब से तो आर्थर फिलिप्स के हिसाब से मुद्रास्फीति अच्छी चीज है। जैसे जैसे मुद्रास्फीति बढ़ती जाती है वैसे वैसे बेरोजगारी दर कम होती जाती है, और जैसे जैसे मुद्रास्फीति गिरती जाती है, जैसे जैसे दामों में गिरावट आने लग जाती है, तो अब मुझे मुनाफा तो हो नहीं रहा, मैं उत्पादक हूं, मुझे मुनाफा नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, जो मेरी एक फैक्ट्री थी उसे भी बंद कर दूंगा, क्योंकि मुनाफा तो हो नहीं रहा, इतना उत्पादन क्यों करूं। दूसरी फैक्ट्री थी उसे भी बंद कर दूंगा। उससे क्या होगा, बहुत सारे श्रमिक जो उन फैक्ट्रियों में थे वह बेरोजगार हो जाएंगे। तो जब जब दामों में गिरावट आती है, कटौती होती है, तब बेरोजगारी बढ़ती है। यह संबंध समझाया था आर्थर फिलिप्स ने, और इसे हम कहते हैं फिलिप्स वक्र। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में नकारात्मक संबंध है। मुद्रास्फीति बढ़ती है, बेरोजगारी घटती है। मुद्रास्फीति कम होती है, बेरोजगारी बढ़ती है। ठीक है, बनती है बात। अब देखिए, आर्थर फिलिप्स ने जब ये वक्र समझाया था हम सबको, इसका उल्लेख किया था अपनी किताब में, तब सब लोगों ने मान ली थी इनकी बात। पर फिर उसके बाद इस वक्र पे बहुत ज्यादा शोध हुआ, बहुत ज्यादा शोधकर्ताओं ने, अर्थशास्त्रियों ने इस पे ठीक ठाक शोध किया, और उन्होंने पाया कि असल जीवन में यह वक्र काम करता है, पर कुछ ही परिस्थितियों में काम करता है। अगर मुद्रास्फीति की दर जरूरत से ही ज्यादा बढ़ जाए, जैसे ये वक्र हमें बताता है कि अगर मुद्रास्फीति की दर यहां हो तो एक ऐसा समय आएगा जब संपूर्ण रोजगार होगा, बेरोजगारी होगी ही नहीं, है ना, इस वक्र के मुताबिक। पर शोधकर्ताओं ने यह पाया कि यह वक्र हर परिस्थिति में सत्य नहीं है। यह वक्र हर परिस्थिति को नहीं समझाता है, कुछ ही परिस्थितियों में होता है। यदि मुद्रास्फीति की दर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो यह वक्र खत्म हो जाता है। यदि मुद्रास्फीति का दर जरूरत से ज्यादा कट जाए तो भी यह वक्र खारिज हो जाता है। यह सिर्फ यहां से लेके यहां तक ही काम करता है। जरूरत से ज्यादा मुद्रास्फीति, जरूरत से कम मुद्रास्फीति में यह वक्र काम ही नहीं करता। यह शोधकर्ताओं ने पाया है, और इन शोधकर्ताओं के शोध से सभी सहमत हैं, सारे अर्थशास्त्री सहमत हैं। तो आर्थर फिलिप्स का जो ये सिद्धांत है, इनका जो वक्र है, वह कुछ ही नियमित, कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में ही काम करता है। यह बात आपको पता होनी चाहिए। पर आपसे अगर प्रश्न पूछा जाएगा, एमसीक्यू पूछा जाएगा, तो वह पूछा जाएगा फिलिप्स वक्र पे। और फिलिप्स वक्र क्या बताता है, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में नकारात्मक संबंध, उसका उल्लेख करता है ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहां पे भी दिया हुआ है, यह बेरोजगारी दर और मुद्रास्फीति दर के बीच संबंध का एक स्थिर व्युतिक्रम का वर्णन करता है। एक स्थिर व्युतिक्रम का नकारात्मक संबंध, जिसे हम कह देंगे व्युतिक्रम करता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब कुछ अन्य अवधारणाएं जिनसे हमें परिचित होना पड़ेगा, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन अन्य अवधारणाओं को देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मुद्रास्फीति से संबंधित एक अवधारणा है जिसे हम कहते हैं रेंगती या घसीटती मुद्रास्फीति। यह बहुत कम दर की मुद्रास्फीति होती है। यदि किसी देश में मुद्रास्फीति दर 3% से कम हो तो उसे हम कहेंगे बहुत ही धीमी मुद्रास्फीति, रेंग रही है, बहुत ही धीमे धीमे दामों में वृद्धि हो रही है। इसे हम रेंगती या घसीटती मुद्रास्फीति कहेंगे। ठीक है, अच्छा, यदि मुद्रास्फीति दर 3% से 10% के बीच में हो तो उसे हम कई बार कह देते हैं चलती मुद्रास्फीति। ठीक है, यहां पे नहीं दिया हुआ है, पर आप समझ ही जाओगे। अगर आपको याद रखने में दिक्कत आएगी तो आप लिख लो उसे, कि 3% से 10% जब मुद्रास्फीति की दर होती है तो हम उसे कहते हैं चलती मुद्रास्फीति। पर यदि आपकी मुद्रास्फीति की दर 10% से भी ज्यादा है, यह बहुत बुरा समय होता है। भारत देश में कभी कभार ही ऐसा समय आता है, इंदिरा गांधी के समय में आया था कभी, ठीक है, और उसके बाद 90 के दशक में आया था ऐसा समय। खैर, अभी तो नहीं है, शुक्र है। जब भी मुद्रास्फीति की दर 10% हो जाती है, 10%, 50%, 80%, जैसे अभी तुर्की में चल रही है। आपको पता है तुर्की में 80% की मुद्रास्फीति चल रही है। तुर्की में बहुत बुरे हाल है। तो तुर्की में 80% की मुद्रास्फीति चल रही है। कुछ अन्य देश ऐसे हैं जहां 120% की मुद्रास्फीति चल रही है। तो 10% से ज्यादा की मुद्रास्फीति को हम कहेंगे दौड़ती मुद्रास्फीति। तो अगर आपसे पूछा जाए कि
तुर्की में अभी क्या दौड़ती मुद्रास्फीति चल रही है, तो उस स्टेटमेंट को आप सही ठहराएंगे। ठीक है, दौड़ती मुद्रास्फीति ये होगी। और एक मुद्रास्फीति तो होती है अत्यधिक मुद्रास्फीति। अत्यधिक मुद्रास्फीति जिसे हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं अंग्रेजी में, यह वह स्थिति है जब किसी देश की अर्थव्यवस्था चरमरा ही गई है। ठीक है, 1929 में जर्मनी में ऐसा काल देखा गया था, ऐसा समय देखा गया था। जर्मनी में अत्यधिक मुद्रास्फीति चल रही थी। अत्यधिक मुद्रास्फीति का मतलब पता क्या है? मुद्रास्फीति दर 1 करोड़ प्रतिशत है, 10 लाख प्रतिशत है। मुद्रास्फीति दर 1 लाख प्रतिशत है, 10 लाख प्रतिशत है, उसे अत्यधिक मुद्रास्फीति कहेंगे। उसका मतलब यह हो जाता है कि रातों रात दामों में अत्यधिक वृद्धि हो जाना। यह जर्मनी में काल देखा गया था। जर्मनी में एक समय ऐसा आया था 1929 में, जिसे हम ग्रेट डिप्रेशन भी कहते हैं, है ना, जिसे हम महामंदी का दौर भी कहते हैं, 1929 से 1939 तक का। 1929 में जर्मनी में महामंदी आई। महामंदी जब आई तो वहां पे एक ऐसी परिस्थितियां बन गई कि वहां पे अत्यधिक मुद्रास्फीति देखी गई। रातों रात 10 लाख प्रतिशत से ज्यादा दामों में वृद्धि हो गई। ऐसा देखा गया कि किसी इंसान को यदि बाजार से जाके ब्रेड भी खरीदने जानी है ना, कि बाजार से मैं बस एक मात्र ब्रेड खरीदने जा रहा हूं, तो भी 2 बैग भर के कैश के वो लेके जा रहा है, 2 बोरियां कैश की वो लेके जा रहा है, इतने दामों में वृद्धि होगी। यदि घर का कुछ आलू प्याज सब्जी वगैरह खरीदने जा रहा हूं तो 2 बैग कैश के भर के लेके जा रहा हूं मैं। ये होती है महंगाई, इसे अत्यधिक मुद्रास्फीति कहते हैं। यह कभी कभार होती है, और जब यह हो जाती है किसी देश में तो यह संकेत करता है अर्थव्यवस्था के चरमराने को। अर्थव्यवस्था जब बिल्कुल ही खराब हो जाती है, उसका समय आ गया है, उसके पैर कब्र में पड़े होते हैं, ठीक है, वह बस जाने वाली है, तो उसे अत्यधिक मुद्रास्फीति कहेंगे। जर्मनी में ऐसा काल देखा गया था। वो तो जर्मनी को अमेरिका ने बचा लिया था, तब जर्मनी बच गया 1929 में। फिर उसके बाद हिटलर आ गया और वह एक अलग ही कहानी है, पर अत्यधिक मुद्रास्फीति देखी गई थी। आपको पता है 2015 के आसपास जिम्बाब्वे में देखी गई है अत्यधिक मुद्रास्फीति, और अभी 2-3 वर्ष पूर्व यह स्थिति देखी गई थी वेनेजुएला में। याद है व्यष्टि अर्थशास्त्र का लेक्चर, उसमें मैंने वेनेजुएला का उदाहरण दिया था आपको। वेनेजुएला और जापान की तुलना की थी मैंने कहा था ना, संसाधनों के हिसाब से, संसाधनों के रूप से वेनेजुएला बहुत ही संपन्न देश है, पर वहां पे अर्थव्यवस्था इतनी बुरी तरह से संचालन हुआ है उसका कि वहां पे बुरे हाल हैं। और वहां पे देखी गई थी 2-3 वर्ष पूर्व अत्यधिक मुद्रास्फीति, बहुत लोगों को दिक्कत आई। ठीक है, तो यह तीनों आप समझ लीजिए। चलती मुद्रास्फीति भी आप कहीं लिख लीजिएगा। यह है अड़चन मुद्रास्फीति। अब अड़चन मुद्रास्फीति वो मुद्रास्फीति है जो आपूर्ति के बाधा के आने की वजह से, आपूर्ति में बाधा आने की वजह से होती है। तो यदि आपूर्ति में बाधा आ जाए, कोई आपदा आ जाए, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, या कोई मानवीय आपदा आ जाए, या कुछ भी ऐसा हो जाए जिसकी वजह से आपूर्ति में कट देखा जाता है, एकदम आपूर्ति गिर जाती है, तो उससे जो मुद्रास्फीति होती है उसे अड़चन मुद्रास्फीति कहते हैं। कि जो सप्लाई है उसमें अड़चन आ रही है, वह बढ़ नहीं पा रही है, तो उसे अड़चन मुद्रास्फीति कहेंगे। ठीक है, अच्छा, एक जो अवधारणा है बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह अवधारणा है मुद्रास्फीति जनित मंदी की। मुद्रास्फीति जनित मंदी, इसे अंग्रेजी में हम स्टैगफ्लेशन कह देते हैं। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? अभी देखिए, जब हमने थोड़ी देर पहले फिलिप्स वक्र किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि थोड़ी बहुत मुद्रास्फीति अच्छी ही होती है, क्योंकि थोड़ी बहुत मुद्रास्फीति अगर होती जाए ना तो रोजगार बढ़ता जाता है ना। बहुत ज्यादा मुद्रास्फीति तो नहीं ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा मुद्रास्फीति हो जाएगी तो फिलिप्स वक्र काम नहीं करेगा। ठीक है, पर थोड़ी बहुत मुद्रास्फीति में तो फिलिप्स वक्र काम करता है, और थोड़ी बहुत मुद्रास्फीति अच्छी होती है। और जब हमने मांग जनित कारण किए थे मुद्रास्फीति के, तब मैंने आपको बताया था कि आर्थिक वृद्धि से मुद्रास्फीति होती है। तो यदि थोड़ी बहुत मुद्रास्फीति हो रही है ना, तो वह संकेत है आर्थिक वृद्धि का। मॉडरेट, मध्यमवर्ती अगर आपकी मुद्रास्फीति हो रही है, यानी कि 6%, 4%, 5% की यदि मुद्रास्फीति हो रही है, तो वह अच्छी खबर होती है, क्योंकि उसका मतलब है आपकी आर्थिक वृद्धि हो रही है ना। हमने मांग जनित कारणों में किया था।
अब देखिए फिलिप्स वक्र भी यही बताता है। मांग जनित कारणों में भी मैंने आपको बता दिया कि थोड़ी बहुत मुद्रास्फीति अच्छी खबर है, यह संकेत है आर्थिक वृद्धि का। पर कभी कभार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि आपके देश में मुद्रास्फीति भी ज्यादा है, आपके देश में जो आर्थिक वृद्धि थी जिसका संकेत आप जीडीपी करता था वो गिरी हुई है, और जो रोजगार के स्तर है वह भी गिरे हुए हैं। कभी कभार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि मुद्रास्फीति बढ़ी हुई है। अब बढ़ी हुई मुद्रास्फीति तो संकेत होता है आर्थिक वृद्धि का, पर ना आर्थिक वृद्धि हो ही नहीं रही, गिरी हुई है। और मुद्रास्फीति दर में बढ़ोतरी या वृद्धि संकेत होता है रोजगार में वृद्धि का, बेरोजगारी दर कम होती है, फिलिप्स वक्र हमें बताता है। पर यह ऐसी परिस्थिति है जिसमें मुद्रास्फीति बढ़ रही है, जीडीपी गिर रही है, रोजगार भी गिर रहा है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है। ये तो फिलिप्स वक्र का उल्लंघन हुआ है ना। जब भी ऐसी परिस्थिति बनती है जो फिलिप्स वक्र का उल्लंघन करती है, जहां आर्थिक वृद्धि गिरी होती है, मंदी का मौसम छाया होता है, जहां मुद्रास्फीति चढ़ी हुई है, जहां रोजगार गिरा हुआ है, उसे कहते हैं मुद्रास्फीति जनित मंदी या स्टैगफ्लेशन। और आपको एक बात बता दूं, पिछले साल भारत ने यह दौर देखा, उससे पिछले साल तो नहीं देखा, पर 2019 में भारत ने यह दौर देखा था। बहुत बार भारत में ऐसा होता है कि मुद्रास्फीति भी ज्यादा है और मंदी भी छाई हुई है। अब ये तो दोनों तरफ से आपकी हालत खराब होने वाली है, कि कहते हैं ना कि जब ऊपर वाला परिस्थितियां खराब करने पे आता है तो हर चारों दिशाओं से परिस्थितियां खराब होती हैं। स्टैगफ्लेशन वही है, यह ऊपर वाला आपकी परिस्थितियां खराब करने आया है, ये वह परिस्थिति है। वैसे तो जो धारणा बनी हुई है अर्थशास्त्र में वह ये है कि मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो अच्छी खबर है, क्योंकि आर्थिक वृद्धि भी हो रही है, राष्ट्रीय आय भी बढ़ रही है। पर यह वह परिस्थिति है जहां पे मुद्रास्फीति भी हो रही है और आर्थिक वृद्धि भी नहीं हो रही। अगर मुद्रास्फीति बढ़ रही हो पर आर्थिक वृद्धि भी हो रही हो तो आप सहन कर लेते हैं, पर अगर मुद्रास्फीति बढ़ती जा रही है, आर्थिक वृद्धि हो नहीं रही है, रोजगार भी नहीं है, स्टैगफ्लेशन है, तो बहुत दुख होता है। भारत में पिछले साल देखा गया था ये, ठीक है। तो मुद्रास्फीति जनित मंदी इसे कहते हैं, स्टैगफ्लेशन कहते हैं। इसके 3 संकेत होते हैं। जब भी मुद्रास्फीति दर ऊपर हो, ऊंची हो, जीडीपी दर नीची हो, रोजगार दर नीची हो, तब हम कहते हैं कि मुद्रास्फीति जनित मंदी आ गई है, ठीक है। अच्छा, एक होती है मुद्रा संस्फीति। अब मुद्रा संस्फीति क्या है? बड़ा ही साधारण सा इसका उदाहरण है। मुद्रा संस्फीति क्या होती है? कई बार मुद्रास्फीति दर इतनी नीचे गिर जाती है कि अपस्फीति होने लग जाती है, डिफ्लेशन होने लग जाती है। अब मैंने आपको बताया मुद्रास्फीति से उत्पादकों को फायदा होता है, उनको लाभ पहुंचता है। फिलिप्स वक्र में ही हमने बात की थी। मुद्रास्फीति से उत्पादकों को लाभ होता है, यह हमें आपूर्ति वक्र से पता चलता है। पर यदि अपस्फीति हो जाए तो आपको नहीं लगता कि उत्पादकों को नुकसान होने लग जाएगा? यदि सारी चीजें सस्ती होने लग जाएं तो उत्पादक अपना उत्पादन गिराने लग जाएंगे, वह फैक्ट्रियां बंद करने लग जाएंगे, है ना, लोग बेरोजगार होते जाएंगे। फिलिप्स वक्र भी हमें यही बताता है कि यदि जरूरत से ज्यादा नीचे गिर जाए आपकी मुद्रास्फीति, अपस्फीति में तब्दील हो जाए, अपस्फीति में परिवर्तित हो जाए, तो बहुत बुरा हाल होता है। उत्पादक उत्पादन कम कर देते हैं और देश में मंदी जैसा माहौल आ जाता है। अपस्फीति अगर आपके देश में है तो मंदी आपके देश में जरूर होगी, क्योंकि अपस्फीति से उत्पादन मात्रा गिर जाती है, रोजगार मात्रा गिर जाती है, ठीक है। अब अपस्फीति वाली जो परिस्थिति है कोई भी सरकार नहीं चाहती। तो अगर अपस्फीति आपके देश में है तो आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक को यह निर्देश देती है कि आप मुद्रा की मात्रा में वृद्धि कीजिए। हमने मांग जनित कारणों में किया था दूसरा कारण, कि जब भी मुद्रा की मात्रा या मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होती है, मुद्रास्फीति होने लग जाती है। यदि आपके देश में अपस्फीति जैसी परिस्थितियां बन रही हैं तो आरबीआई को निर्देश दिया जाता है कि वह मुद्रा की मात्रा बढ़ा दें जोरों शोरों से, जिससे कम से कम यह अपस्फीति या मुद्रास्फीति में गिरावट रुकेगी और मुद्रास्फीति होने लग जाएगी, जिससे उत्पादक खुश होगा, जीडीपी खुश होगी, राइट। तो जब सरकार द्वारा की जाती है मुद्रास्फीति, जब मुद्रास्फीति गिर जाती है और सरकार द्वारा उसे बढ़ाया जाता है,
उसे हम कहते हैं मुद्रा संस्फीति। ठीक है, इसे हम रीफ्लेशन भी कह देते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब होता है एक मुद्रास्फीति प्रीमियम। ये बहुत ही सरल है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था वास्तविक ब्याज दर में कि देखिए जब मुद्रास्फीति ज्यादा होती है तो ऋणकर्ताओं को नुकसान होता है पर उधारकर्ताओं को फायदा होता है। तो मुद्रास्फीति के होने से उधारकर्ताओं को जो फायदा हो रहा है उसे हम कहते हैं मुद्रास्फीति प्रीमियम। ठीक है, बड़ी सरल सी बात है। चलिए, एक होता है शब्द मुद्रास्फीति कर। अब इसको ध्यान से सुनिए। देखिए कई बार ऐसा होता है कि सरकार के जो महत्वपूर्ण खर्चे हैं, महत्वपूर्ण व्यय है जो सरकार का, उसमें वृद्धि हो जाती है। सरकार को कई बार खर्चा करना पड़ता है, कोई राष्ट्रीय आपदा आ जाए या कुछ भी ऐसा आ जाए, कोई जंग छिड़ जाए, कोई युद्ध छिड़ जाए, तो सरकार के खर्चों में वृद्धि हो जाती है। अब देखिए यदि सरकार के खर्चों में वृद्धि हो जाए, ठीक है, तो सरकार उस वृद्धि को पूरा करने के लिए, उस वृद्धि की पूर्ति करने के लिए सरकार को कर बढ़ाने पड़ते हैं। देखिए अगर सरकार के खर्चों में वृद्धि हो जाए तो वो खर्चे करने के लिए सरकार को पैसा भी तो चाहिए। अब सरकार वह पैसा कहां से लाएगी? सरकार आप पे कर बढ़ा देगी, जिससे आप ज्यादा कर दोगे तो सरकार के पास पैसा आएगा और सरकार उन खर्चों की पूर्ति कर पाएगी, है ना। तो कर का उद्देश्य होता है सरकार के खर्चों की पूर्ति करना, है ना। पर सरकार को लगता है, सरकार को, ये जो मान लीजिए ऐसी सरकार है जिसको लगता है यदि इस समय मैं कर बढ़ा दूं लोगों पे तो लोग नाराज हो जाएंगे, मुझे वोट नहीं मिलेंगे। मान लीजिए वोट के लिए सरकार ऐसा सोच लेती है। सरकार कहती है कि यदि मैं अपने अभी कर बढ़ा देता हूं तो मुझे वोट नहीं मिलेंगे, तो अब क्या करूं? खर्चे तो बढ़े हुए हैं, उनकी पूर्ति करना तो जरूरी है। तो सरकार आरबीआई को निर्देश दे देती है कि आप एक काम करो, आप नई मुद्रा प्रिंट करो, नई मुद्रा बनाओ। अब मुद्रा प्रिंट करने की जिम्मेदारी आरबीआई की है, पर आरबीआई, वैसे तो देखा जाए आरबीआई स्वतंत्र है, पर फिर भी भारत की जो सरकार है, केंद्रीय सरकार है, उसके अंतर्गत आती है। यदि केंद्रीय सरकार को जरूरत है, खर्चे जरूरी हैं बहुत ज्यादा और उनकी पूर्ति करना जरूरी है, और सरकार कर नहीं बढ़ा सकती क्योंकि वह लोगों को नाराज नहीं करना चाहती, तो आरबीआई को निर्देश दिया जाएगा कि आप नए मुद्रा का उत्पादन कीजिए, नई मुद्रा बनाइए और हमें सौंपिए। ठीक है, हमें ऋण के रूप पे सौंपिए। तो सरकार अपने पे ऋण भी बढ़ा रही है और आरबीआई को दिशा निर्देश भी दे देती है, आरबीआई को निर्देश दे देती है कि वह मुद्रा की मात्रा बढ़ाए, नई मुद्रा उत्पन्न करे। अब आप जानते हो जब भी नई मुद्रा उत्पन्न होती है तो मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है। जब भी मुद्रा की आपूर्ति बढ़ती है तो मुद्रास्फीति होती है, और जब भी मुद्रास्फीति होती है तब आपका जो आपके खर्चे की जो आपके पैसे का जो सामर्थ्य है वह कम होता है। आपकी जो क्रय शक्ति है, आपकी जो क्रय सामर्थ्य है, उसमें कमी आती है। जो चीज आप आज 100 रुपए की खरीद सकते थे कल को नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि उसमें मुद्रास्फीति हो गई है। उसमें मुद्रास्फीति नहीं पर मुद्रास्फीति हो गई है। तो मैं ये कह सकता हूं जब भी मुद्रास्फीति होती है आपको नुकसान होता है, आपकी क्रय शक्ति कम हो जाती है, आपकी व्यय शक्ति कम हो जाती है। होता है ऐसा। तो देखिए आपको नहीं लगता कि सरकार ने एक तरह से आप पे कर ही लगा दिया? सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से आप पे कर नहीं लगाया, पर आपको तो नुकसान हो गया। जब सरकार आप पे कर लगाती है तो आपको नुकसान होता है कि नहीं होता? आपका कमाया हुआ पैसा सरकार के पास जाता है कि नहीं जाता? पर सरकार ने आपसे प्रत्यक्ष रूप से पैसा नहीं लिया, सरकार ने पैसा प्रिंट करवा लिया, जिसकी वजह से मुद्रास्फीति बढ़ गई। सरकार के खर्चे भी पूरे हो गए, पर मुद्रास्फीति बढ़ने से आपकी क्रय शक्ति कम हो गई। यह तो सरकार ने एक तरह से आप पे कर ही लगा दिया। हां, आपसे प्रत्यक्ष रूप से कर नहीं वसूला है, पर आपकी तो हालत कम हो गई ना, आपकी तो क्रय शक्ति कम हो गई ना, और सरकार के खर्चे भी पूरे हो गए। यदि सरकार प्रत्यक्ष रूप से आपसे कर वसूलती तो सरकार आप पे कर लगाती, आपकी क्रय शक्ति कम होती और सरकार के खर्चे पूरे हो जाते। सरकार ने इसका दूसरा तरीका खोज लिया, सरकार ने पैसा ही प्रिंट करवा लिया, जिससे सरकार के खर्चे भी पूरे हो गए और आपकी क्रय शक्ति भी कम हो गई, आपको नुकसान भी हो गया। तो एक तरह से सरकार ये जो मुद्रास्फीति करवा पाई, यह एक तरह से कर के रूप में ही आप पे काम किया। एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से सरकार ने आप पे कर तो लगा ही दिया, आपकी तो क्रय शक्ति कम हो गई और सरकार के खर्चे भी पूरे हो गए।
इसे हम कहते हैं मुद्रास्फीति कर। मुद्रास्फीति के द्वारा जब सरकार आपकी क्रय शक्ति कम कर देती है और अपने खर्चे पूरे कर लेती है, उसे मुद्रास्फीति कर कहते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक और अवधारणा है राजकोषीय बाधा। यह हम अगले लेक्चर में करेंगे। जब हम राजकोषीय नीति कर लेंगे ना, तब आपको यह समझ आएगा। आज मैं आपको यह समझा भी दूं ना राजकोषीय बाधा, तो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए आज नहीं मैं इसे छेड़ूंगा। जब हम राजकोषीय नीति कर लेंगे तब मैं आपको वापस लेके आऊंगा इस अवधारणा पे। हाँ, यह अवधारणा मैंने इधर इसलिए डाली हुई है क्योंकि यह मुद्रास्फीति के विषय के अंतर्गत है। ठीक है, पर फिर भी जब आप राजकोषीय नीति का टॉपिक कर लेंगे, का विषय कर लेंगे, तभी अच्छे से समझ आएगा। तो इसे हम तब करेंगे। ठीक है, तो इसे बस अपने नोट्स में बस ऐसे इसके आगे टिक लगा देना कि ये हमने करना है अभी। ठीक है, अच्छा, अब है आखिरी चीज। आखिरी 3 और अवधारणाएं हैं। आधार प्रभाव, बेस इफेक्ट, मुद्रास्फीति अंतराल और अपस्फीति अंतराल। अब यह तीनों चीजें हम करेंगे कल के लेक्चर में। तो देखिए, जो मुद्रास्फीति का विषय था उसे भी मैंने 2 भागों में विभाजित कर दिया था। आज हमने किया है भाग 1। कल जो हमारा भाग 2 होगा मुद्रास्फीति का, उसमें हम मुद्रास्फीति अंतराल, अपस्फीति अंतराल, आधार प्रभाव और मुद्रास्फीति के विभिन्न मापदंड हम करेंगे। तो जो मैंने विषय सूची आपको दिखाई थी, उस विषय सूची में हम यहां तक पहुंच गए हैं। ठीक है, कल हम करेंगे ये दोनों। ठीक है, आज मैं भाग 1 को यहीं इसलिए समाप्त कर रहा हूं क्योंकि हो सकता है जो अर्थशास्त्र पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा जानकारी हो गई हो ये, तो इस जानकारी को अपने अंदर घुसाना भी महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए मैं धीरे धीमे चल रहा हूं। हाँ, आने वाले लेक्चरों में मैं तेजी पकड़ लूंगा, ज्यादा एक लेक्चर में करेंगे, पर अभी क्योंकि शुरुआत है तो धीरे धीरे हम चल रहे हैं ताकि अर्थशास्त्र में आपकी रुचि बढ़े और अर्थशास्त्र की समझ भी आपकी बढ़े। और वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया अर्थशास्त्र कितना महत्वपूर्ण है, सिर्फ परीक्षाओं के लिए नहीं, जीवन शैली के लिए भी। चलिए, धन्यवाद सभी को। मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। यदि आज का लेक्चर नहीं समझ आया है, उसमें से कुछ संशय, कोई डाउट है आपको, तो उस डाउट को जरूर लिखिए नीचे कमेंट सेक्शन में। और यदि आपको लेक्चर पसंद आया तो भी हमें लिखिए, हमें अच्छा लगेगा। और कोई भी चीज अगर हमें परिवर्तित करनी हो इस लेक्चर प्रणाली में और इस लेक्चर को देने की शैली में, कोई भी परिवर्तन करना हो, आपको कोई चीज आप चाहते हैं जिससे आपके जो समझ है वह बेहतर हो सके अर्थशास्त्र में, तो आप मुझे जरूर बताइए। ठीक है, बाकी अगर आपको अच्छा लगा तो वो भी जरूर बताइए। चलिए, धन्यवाद सभी को। कल हम मिलते हैं भाग 2 मुद्रास्फीति से।